तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स का क्षेत्र है, क्या प्रकार है, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के आधार क्या-क्या है। इसके अलावा मैं आपको राष्ट्रीय आय क्या होती है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब क्या होती है, आर्थिक वृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, ये सब हमने पढ़ा है आपको। इसके अलावा दोस्तों बैंकिंग सिस्टम का इतिहास क्या है, भारत की कौन-कौन सी वर्तमान बैंक है, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, उसके कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है आपके, कैसे नोट इश्यू करता है वो, कैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करता है। इसके बाद में आपको जो लेकर आया उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद में किस प्रकार दोस्तों हमारे यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी हुई है, हमने वो बात करी। उसके बाद रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफआर, इसके अलावा बैंक रेट, ओएमओ, इनका किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लेशन कैसे रोकते हैं, कैसे बढ़ाते हैं आपके, वो सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम जो मॉनेटरी मार्केट के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो आप याद कीजिए, आप याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है, जो हमारा वित्तीय बाजार होता है, तो मैंने आपसे कहा था इस वित्तीय बाजार के अंदर एक तो कौन सा मार्केट होता है, एक तो मुद्रा बाजार होता है। कौन सा होता है? मुद्रा बाजार होता है एक तो, और एक मैंने कहा था आपसे एक पूंजी बाजार होता है, कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं, इसमें हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ चुके हैं इसके अंदर हम, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो पढ़ चुके हैं, और मुद्रा क्या होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों हम जो है, जो हमारा पूंजी बाजार जो है, जिसको आप शेयर मार्केट बोलते हो, आज वो पूंजी बाजार जो हम पढ़ने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, देखिएगा, आज दोस्तों हम जो है वो पूंजी बाजार पढ़ने वाले हैं। तो लगाइए हेडिंग पूंजी बाजार, क्या करोगे, लिखिए हेडिंग पूंजी बाजार। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल मार्केट कहते हैं। इसी को आप और मैं क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट। क्या बोलते हैं? इसी को दोस्तों हम लोग जो है शेयर मार्केट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। सारे एक ही नाम है, क्या सारे एक ही नाम है, सारे आपको ध्यान रखना है ना। शेयर मार्केट, स्टॉक दोस्तों एक्सचेंज आपके, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और पूंजी बाजार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और पूंजी बाजार, इसके सब नाम से एक ही नाम है, ठीक है। आप जानते हो दोस्तों किसके लिए होता है ये, दोस्तों हमारे जो है आप जानते हो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके लिए होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन किसके लिए होता है ये? दीर्घकाल के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कमेंट कराओ भाई एक बार, किसके लिए होता है ये? लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दीर्घकाल के लिए होता है, ये आपको नोट करना है। गुड इवनिंग है आप सभी को, गुड इवनिंग है। कमेंट नहीं आ रहे भाई साहब, मुझे लगा भाई साहब पता नहीं क्या अटक गया, ठीक है। चलाओ कमेंट, देखो उधर देखो यार, मतलब मुझे लगा कमेंट नहीं आ रहा, क्या आज क्लास चली है नहीं चली ये नहीं पता लग रहा है ना। तो मेरा सारा दिमाग वहीं था कमेंट कब स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो देखिए दीर्घकाल के लिए चलता है, हाँ अब ठीक है, दीर्घकाल के लिए चलता है, लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दीर्घकाल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए यह मार्केट काम करता है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि यहाँ दोस्तों होता क्या है आपके, यहाँ से क्या होता है आपके, यहाँ दोस्तों शेयर जो है उसका क्रय विक्रय होता है, ठीक है। शेयर की ट्रेडिंग दोस्तों यहाँ पर होती है। शेयर दोस्तों मतलब मेरी कंपनी है, और उस कंपनी को दोस्तों मैंने आपके बहुत सारे शेयर में तोड़ दिया है, और मैंने तय कर दिया कि एक शेयर की वैल्यू इतनी होने वाली है। वो जो अंश दोस्तों होगा, जो हिस्सा होगा ना, उसको हम शेयर कहते हैं, ठीक है। उस शेयर का जो ट्रेडिंग जो होता है, जो क्रय विक्रय जो होता है, वो कहाँ दोस्तों, वो होता है कहाँ पर, शेयर मार्केट के अंदर होता है, ठीक है। देखिए शेयर मार्केट क्या सुनिए आपके, इसमें जो शेयर जो होते हैं, शेयर जो है आपके, शेयर का क्रय विक्रय, शेयर का ट्रेडिंग जो होती है आपकी यहाँ होती है, ठीक है। आपने सुना होगा शेयर की ट्रेडिंग तो यहाँ पर होती है। बहुत सारी ऐप आपको ऐड में देखो, ट्रेडिंग ऐप होती है ना, कि भाई ट्रेडिंग कीजिए, शेयर की बहुत सारी ऐप होती है, ठीक है। तो शेयर का क्रय विक्रय जो है ये यहाँ पर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शेयर का क्रय विक्रय जो होता है वो दोस्तों यहाँ पर होता है, इस मार्केट के अंदर होता है। इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग मार्केट का। ट्रेडिंग इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आपके सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग हमारा द्वितीयक बाजार भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को हम लोग जो है द्वितीयक बाजार भी कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। और यह दोस्तों मध्यस्थ होता है, कैसा? ये जो मध्यस्थ होता है, मीडिएटर की भूमिका में होता है ना, मध्यस्थ की भूमिका में होता है, तो मीडिएटर की भूमिका में होता है। इसका मतलब हमें जानना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा दोस्तों ये वो मार्केट है जहां पर शेयर जो होता है उसका क्रय विक्रय होता है, ये दोस्तों वो मार्केट है। मान लीजिए दोस्तों, आप मान लीजिए कि ये हूं मैं, ठीक है, ये दोस्तों मैं हूं, मान लीजिए ये हमारा रसगुल्ला दोस्तों, और ये रसगुल्ला का नाम क्या है, मुकेश अंबानी, ठीक है। तो मुकेश अंबानी रसगुल्ला जो है ये है, ठीक है। और दोस्तों ये है, आप मान लीजिए कौन है आपके, ये दोस्तों मान लीजिए आप लोग आपके, ये है अपना गौतम अडानी, ठीक है। ये अपना गौतम है और ये अपना मुकेश है, ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं मुकेश को दोस्तों किसी कंपनी के शेयर खरीदने, ठीक है। मुकेश को कोई कंपनी के शेयर जो है वो खरीदने, ठीक है। और दोस्तों गौतम को किसी उसी कंपनी के शेयर जो है वो बेचने, ठीक है। गौतम को उसी कंपनी के शेयर जो है वो बेचने, और मुकेश को उसी कंपनी के शेयर खरीदने, ठीक है। तो दोस्तों मुकेश आप मुकेश उस एक जगह पर जाएगा और वहां पर चेक करेगा उस कंपनी के शेयर है यानी, ठीक है। वहां दोस्तों जो ये गौतम जो है वो दोस्तों अपने जो शेयर जो बेचना चाह रहा है उसको वहां पर लिस्ट कर देगा कि भाई मेरे पास इस कंपनी के शेयर है, रिलायंस कंपनी के शेयर मेरे पास में, किसी को खरीदना तो बता दीजिए, ये शेयर की वैल्यू ये है। तो मुकेश ने, जो गौतम है, उसने जो कंपनी के शेयर है वो एक स्थान पे लिस्ट कर दिए, मुकेश ने वहां से दोस्तों ये शेयर जो है खरीद लिए। तो वो जो स्थान जो होता है, इसकी बात मैं कर रहा हूं आपके, वो स्थान क्या है, वो स्थान होता है शेयर मार्केट का। वो स्थान होता है आपका शेयर मार्केट, जहां दोस्तों गौतम जो है, जहां दोस्तों गौतम जो है अपने पास जो शेयर है उसको लिस्ट कर देगा, ठीक है। और तो मुकेश जो है यहां से वो शेयर खरीद लेगा। तो ये वो स्थान हो गया है जहां पर ट्रेडिंग दोस्तों होने वाली है। ये वो मध्यस्थ स्थान हो चुका है जहां पर मुकेश और गौतम के बीच में शेयरों का होने वाला है, क्रय विक्रय होने वाला है। माना कि शेयर दोस्तों इसके पास है, खरीदने इसके हैं, पर एक मंच चाहिए जहां पर ये आपस में डील कर सके, ठीक है। तो इनके बीच में डील करवाने वाला मंच कौन सा होता है, वो आपका शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर ट्रेडिंग ऑफ शेयर होता है, यहाँ पर शेयर जो है उसका क्रय विक्रय होता है, इसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, और ये मध्यस्थ की भूमिका में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मध्यस्थ दोस्तों होता है। ये वो स्थान, ये वो मंच है जहां पर शेयर जो है एक बंदा खरीदता है, एक बेचता है। वो स्थान कौन सा है, वो स्थान आपका शेयर मार्केट होता है, वो स्थान आपका स्टॉक एक्सचेंज है। ये सारे एक ही नाम है, ठीक है। शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज या फिर आपकी सेकेंडरी मार्केट या कैपिटल मार्केट, चारों नाम एक ही, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चारों दोस्तों नाम एक ही है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो शेयर मार्केट क्या दोस्तों होता है, शेयर मार्केट होता है जहां पर आप शेयर का क्रय विक्रय करते हो, ट्रेडिंग करते हो, उस स्थान को शेयर मार्केट हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगर पूछे तो वर्ल्ड का पहला संगठित शेयर मार्केट कहां पर स्टार्ट होता है आपके, वो दोस्तों एम्स्टर्डम के अंदर स्टार्ट हुआ था, डच कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था आपके। ये बात 1602 की बात, लिख लीजिए आप, लिखिए नोट लिखिए आपके, आप लिखिए नोट लिखिए, देखिए विश्व का पहला संगठित शेयर मार्केट, विश्व का पहला संगठित ऑर्गेनाइज शेयर मार्केट जो है, इसकी शुरुआत कहां पर होती है, तो इसकी शुरुआत जो लिखना, इसकी शुरुआत 1602 के अंदर एम्स्टर्डम के अंदर शुरुआत इसकी होती है, एम्स्टर्डम के अंदर शुरुआत इसकी होती है, और डच कंपनी शुरुआत करती है, ठीक है। तो डच कंपनी के द्वारा 1602 के अंदर एम्स्टर्डम, ये आप जानते हो हॉलैंड आपकी जो स्थान है, जो वर्तमान नीदरलैंड है ना,
वहां पर स्थान कौन सा है, वहां स्थान एम्स्टर्डम है। तो वहां पर डच कंपनी के द्वारा वर्ल्ड का पहला संगठित शेयर मार्केट जो है वो आपका शुरू किया गया, और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो हमारे पास पूछो आपसे, हमारे पास दोस्तों आपके दो तो आपके नेशनल शेयर मार्केट हमारे पास में, और बाकी दोस्तों आपके 21 हमारे पास में रीजनल मार्केट भी है, ठीक है। अगर बात करो तो भारत की बात करें आपसे, तो यहाँ से यहाँ पर आपके, यहाँ दोस्तों लिखना कि यहाँ पर दो तो कौन से मार्केट है, दो राष्ट्रीय स्तर के शेयर मार्केट जो है वो हमारे पास में, ठीक है। बाकी दोस्तों 21 आपके क्या है, 21 आपके रीजनल जो क्षेत्रीय जो होते हैं वो भी हमारे पास में, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर की बात करूं आपसे, इसमें देखिए आपके, इसमें एक तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, शायद नाम सुना होगा आपने, ठीक है, और एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है एनएससी। तो एक तो है बीएससी, इसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, एक है आपका एनएससी, इसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में काम करते हैं। आप सुनते होंगे ना कि सेंसेक्स ऊपर चढ़ गया, दोस्तों निफ्टी नीचे उतर गया, वो आपके कौन, यही है ना, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और एनएससी होते हैं ना। सेंसेक्स निफ्टी जिसकी बात करते हैं वो इन्हीं के दोस्तों इंडेक्स है, इन्हीं के सूचकांक है, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि बीएससी के बारे में सारी बातें और एनएससी के बारे में सारी बातें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ल्ड का पहला कौन सा हो गया है, वो हो गया एम्स्टर्डम, डच कंपनी ने शुरू किया है नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। भारत की बात करूं आपसे, वहां दोस्तों भारत के अंदर दो राष्ट्रीय होते हैं, एक बीएससी और एनएससी होता है, ठीक है। आप अपने पेज को दोस्तों ऐसा कर लीजिए ना, पेज को घुमा दीजिए और बीच में एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है, और यहां लिख दीजिए बीएसई और यहां लिखिए एनएसई। इसको बोलते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको, इसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो पहला क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना पूछना आपसे 1875 में होती है। कब होती है, बहुत साल पहले। यह एशिया का सबसे पुराना क्या है, शेयर मार्केट है। इसकी स्थापना जुलाई महीने में दोस्तों आपके 1875 में होती है, आपके जुलाई माह के अंदर 1875 में इसकी स्थापना होती है। और आपको ध्यान रखना है, यह एशिया का सबसे पुराना क्या है, एशिया का सबसे पुराना क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों आपसे इसका मुख्यालय कहां से, तो इसका मुख्यालय जो है वो है दलाल स्ट्रीट। शायद आपने नाम सुना दोस्तों होगा, अभी कुछ दिनों पहले जब हमारा रिजल्ट आने वाला चुनाव का, तो उस समय ये तय था, एग्जिट पोल में तय था कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनने वाली है, बहुत दोस्तों बड़ा मेजोरिटी आने वाला बीजेपी का। तो वहां शेयर मार्केट जो एकदम आपके ऊपर चढ़ गया, रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया। तो दलाल स्ट्रीट की फोटो आपने देखी होगी, वहां पर वो दलाल स्ट्रीट था, ठीक है, जहां पर बीएससी और एनएससी का मुख्यालय है, जहां हेड क्वार्टर आपके, वो आपकी गली कौन सी है, वो गली दोस्तों मुंबई के अंदर दलाल स्ट्रीट, ठीक है। तो मुंबई दलाल स्ट्रीट जो है, यहां पर इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां इसका मुख्यालय है। अगर पूछे आपसे इसका दोस्तों इंडेक्स का नाम क्या है, इसके इंडेक्स का नाम होता है छापना, इसका सूचकांक जो है इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम देखिए आप लोग क्या है, सेंसेक्स। दोस्तों इसके इंडेक्स का नाम क्या है, सेंसेक्स जो है वो इसके इंडेक्स का नाम है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों इसमें कितनी कंपनी लिस्टेड होती हैं, तो इसमें टॉप 30 कंपनी जो है ना, टॉप 30 कंपनी जो है इसके अंदर, टॉप 30 कंपनी जो है इसमें लिस्टेड होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टॉप 30 कंपनी जो है वो इसमें लिस्टेड होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछो इसकी शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत जो है 1986 के अंदर जो है इसकी शुरुआत होती है ना, 86 में इसकी शुरुआत होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों कोई दोस्तों इंडेक्स है तो उसका आधार होगा आपके, तो इसका आधार वर्ष पूछे ना आपसे, तो 1978-79 जो है वो इसका आधार वर्ष लिखिएगा, 1978-79 लिखना, ये इसका आधार वर्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछूं आपसे कि भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जुलाई 1875 में स्थापना इसकी, एशिया सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर दलाल स्ट्रीट के अंदर आपके, इसका दोस्तों इंडेक्स सेंसेक्स है। सेंसेक्स मतलब टॉप 30 कंपनीज में शामिल होती है, 86 के अंदर शुरुआत इसकी होती है, और 78-79 जो है वो इसका दोस्तों आधार वर्ष है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। एक सवाल दोस्तों एग्जाम में आया हो, सवाल सीधी आपसे, अगर पूछे कभी दोस्तों आपसे कि भाई पहला दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज कौन सा जिसको आईएसओ की तरफ से दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय मानक संस्था है आईएसओ, उसकी ओर से 9001/2000 सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, तो संस्था कौन सी है, वो संस्था आपका बीएससी। लिख लीजिए आप इसको ना, लिखिए, आप लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए और लिखना आईएसओ 9001 आपके 9001-2000 आपके मानक प्राप्त करने वाला, मानक का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ना, मानक का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। प्राप्त करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईएसओ दोस्तों आपके ये मानक संस्था आपके, ये दोस्तों बहुत सारे मानक तय करती है आपके, और आप देखना किसी चीज के पीछे आपको मिल जाएगा आईएसओ, एक लेवल लगा होता है, उससे प्रमाणित होता है ना, आपको बहुत सारी चीजों के पीछे मिल जाता है सारी चीजें ना। तो आईएसओ 9001-2000 आपके मानक का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली ये पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ये सारी बातें इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहली बात, जुलाई 1875 इसकी स्थापना है, एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये, मुंबई का दलाल स्ट्रीट जो है वहां इन दोनों का मुख्यालय दोस्तों आपके, सेंसेक्स इसका इंडेक्स होता है जो कि टॉप 30 कंपनी के लिए बनाया गया है, 86 में शुरुआत इसकी होती है, 78-79 के अंदर इसका आधार वर्ष आपके 20 ईयर होता है, और ये सर्टिफिकेट पाने वाला है पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों एनएसई जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इसका अर्थ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछो आपसे इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम है फेरवानी कमेटी। कौन सी है, फेरवानी समिति। इस समिति की सिफारिश पर 1992 के अंदर इसकी स्थापना होती है ना, फेरवानी कमेटी जो है इसकी सिफारिश लिखना, इसकी सिफारिश के ऊपर 1992 में लिखना, इसकी स्थापना होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मुख्यालय पूछो आपसे, इसका मुख्यालय कहां पर है, वही दोस्तों आपकी जो मुंबई जो है दलाल स्ट्रीट मुंबई जो है, यहां पर इसका मुख्यालय, ठीक है। इसका इंडेक्स कौन सा है, इसका दोस्तों इंडेक्स होता है, उसको बोलते हैं लोग निफ्टी। क्या बोलते हैं, निफ्टी कहते हैं। और निफ्टी में कितनी कंपनी शामिल होती है, निफ्टी में आपके टॉप 50 है ना, ऐसे याद कर लेना, निफ्टी में टॉप 50 है ना, निफ्टी में टॉप 50 कंपनी जो है इनकी रैंकिंग शामिल होती है, कि किस कंपनी का शेयर कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, टॉप 50 कंपनी को शामिल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो निफ्टी पूछूं आपसे, टॉप 50 कंपनी शामिल इसमें होती है निफ्टी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पूछा आपसे, फिरमानी कमेटी ने सिफारिश की इसकी 92 के अंदर, और मुंबई दोस्तों मुख्यालय इसका हो गया है, और निफ्टी टॉप 50 कंपनी जो है वो शामिल दोस्तों इसमें होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, प्रमोद अग्रवाल इसके अध्यक्ष, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन आपके गिरीश चंद इसके अध्यक्ष है, मैं यहां पर लिख देता हूं इस चीज को, ठीक है। ये चेंज दोस्तों होते रहते हैं, पर अभी कौन है वर्तमान में, तो बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज है इसके अध्यक्ष कौन आपके, तो प्रमोद अग्रवाल जो है वो वर्तमान में इसके चेयरमैन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रमोद अग्रवाल जी का नाम, ठीक है। और जो नेशनल दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज है इसके हेड कौन लिखना, इसके हेड वर्तमान में गिरीश चंद है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके हेड वर्तमान कौन है, गिरीश चंद है। ये भारत के दो राष्ट्रीय स्तर के हैं, भारत के दो राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने नोट कीजिए।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कौन सा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, महंगाई भी पढ़ाऊंगा मिंटू जी, चिंता ना करें ना, महंगाई पढ़ाऊंगा, इसके बाद महंगाई पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो आप। आज ही पढ़ा दूंगा महंगाई। देखो मैंने कहा आपसे, देखो हमें, मैं आपको शेयर की ट्रेडिंग नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। मैं केवल दोस्तों आपको शेयर मार्केट सवाल जो बनाता है, एसएससी हो गया, पीसीएस हो गया, जहां सवाल बनते हैं मैं केवल आपको वो सिखा रहा हूं, ठीक है। शेयर मार्केट क्या दोस्तों होता है, जहां पर शेयर की ट्रेडिंग होती है वो शेयर मार्केट, केवल इसको दिखा दो, इससे लिख लेंगे और मैं बोलता रहूंगा, ठीक है। जहां दोस्तों शेयर की ट्रेडिंग होती है वो शेयर मार्केट होता है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा दोस्तों ये शेयर मार्केट जो है, आपके सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, इसी को हम, ये मध्यस्थ की भूमिका में होता है, इसी को हम जो है वो कैपिटल मार्केट बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों होता है ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ये मैंने आपसे कहा, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने आपसे कहा दोस्तों यहाँ पर कि ये दोस्तों एक मंच की तरह होता है, जहां पर एक बंदा अपने पास जो शेयर है उनको बेचता है और दूसरा बंदा जो शेयर है वो खरीदता है, और ये जहां पर होता है उसको बोलते हैं शेयर मार्केट, उसी को दोस्तों हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का पहला दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1602 के अंदर एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर शुरू हुआ था, डच कंपनी ने शुरू किया था। भारत के अंदर दो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, 21 हमारे पास रीजनल वाले भी स्टॉक एक्सचेंज है, पर हमें पढ़ना दो नेशनल के बारे में, ठीक है। इसमें एक तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और एक हमारा एनएससी। बीएससी की स्थापना 1875 के अंदर होती है, जो कि एशिया महाद्वीप का कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। दलाल स्ट्रीट मुंबई से यहाँ पर इसका मुख्यालय है, और मैंने आपसे कहा कि इसका इंडेक्स का नाम जो सेंसेक्स है, इसमें टॉप 30 कंपनी शामिल होती है, ये हमने बात करी, ठीक है। और इसका आधार वर्ष 78 to 79 जो है इसका आधार वर्ष है, और ये आपको ध्यान रखना है कि आईएसओ सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज आपके पीएससी हो गया। प्रमोद अग्रवाल वर्तमान इसके हेड है। वहीं फिर दोस्तों मैं आपको एनएससी की ओर लेकर आया, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। फेयर मनी कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, और मुंबई मुख्यालय इसका है, और इसकी इंडेक्स जो है उसको हम निफ्टी कहते हैं, NIFTY, ठीक है, जहां टॉप 50 कंपनी आपकी शामिल होती है, और गिरीश चंद इसके हेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आप नोट लिख लीजिए, और एक और दोस्तों इंडेक्स लिख दीजिए आप आपके, ये रसगुल्ला भारत का है, ठीक है। पर कभी कभी इसका नाम पूछता है आपसे, लिखना OTECI लिखना, कभी कभी इसका नाम पूछता है OTECI। शेयर मार्केट में केवल दोस्तों टर्म्स के सवाल बनते हैं कि बुल क्या है, बियर क्या है, स्टैक क्या है, दोस्तों आपके ब्लू चिप कंपनी कौन सी होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग कौन सी होती है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, केवल सवाल यहीं पर बनते हैं, या फिर सेबी का बन जाएगा या एनएससी और बीएससी का बनता है। यही शेयर मार्केट के सवाल एग्जाम में आज तक पूछे गए सवाल, ठीक है। देखिए OTECI इसकी फुल फॉर्म आई है ओवर द काउंटर, लिखना आप OTCEI लिखना, OT ओवर द काउंटर लिखना, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो OTCEI लिखिए, ओवर द काउंटर लिखना, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है वो OTCEI की फुल फॉर्म आपको छापनी है, ठीक है। यह दोस्तों देश का पहला, दोस्तों प्राइवेट है ना, प्राइवेट दोस्तों, और ऑनलाइन ट्रेडिंग जहां पर होती है आपके, वो देश का पहला प्राइवेट और ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू करने वाला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, वो OTCEI है। तो आप इसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है। देखिए देश का पहला प्राइवेट, देश का पहला प्राइवेट, देश का पहला निजी, और निजी और ऑनलाइन ट्रेडिंग ना, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है आजकल तो कॉमन हो गया, पर देश का पहला निजी और ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू करने वाला ना, ट्रेडिंग शुरू करने वाला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो वो आपका हो चुका है OTCEI। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज आपको ध्यान रखना है ना। और इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना जो है वही दोस्तों 1992 के अंदर इसकी स्थापना होती है, और मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 92 स्थापना इसकी होती है, और मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है, ये भी आपको नोट करना है। ये अपने दोस्तों भारत के स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने हो गया ना। अब तो मुद्दा इस बात का है कि इनको कंट्रोल करने वाली, इनको रेगुलेट करने वाली संस्था जो है वो कौन सी है, तो वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो लिखिए आप, अब लिखिए आप मेरे साथ में, इनको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है, तो वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी कहते हैं इसको ना। देखिए फुल फॉर्म लिखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो आपके SEBI दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। इसको बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, लिखिए इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर भारतीय प्रतिभूति, लिखना भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड कहते हैं, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। इसको बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड कहते हैं। मैंने आपसे कहा काम क्या है इसका, इसका काम लिखना आपके, इसका काम होता है स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, शेयर मार्केट जो होता है, इसे रेगुलेट करना। तो शेयर मार्केट को दोस्तों रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है, तो वो संस्था कौन सी है आपके, रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम लिखना आपके, वो है हमारा कौन सा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। रेगुलेट करने वाली संस्था शेयर मार्केट को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 1988 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसकी दोस्तों स्थापना 1988 के अंदर होती है। इस समय केवल दोस्तों आदेश के द्वारा इसकी स्थापना ना, एक आदेश के द्वारा जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये कोई वैधानिक संस्था नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 88 के अंदर दोस्तों ये वैधानिक संस्था नहीं है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों बाद में खेद इसके साथ में होता है, और फिर दोस्तों 1992 के अंदर स्थापना, 1992 के अधिनियम 1992 अध्यादेश के द्वारा जो है इसको दोस्तों एक वैधानिक संस्था बनाया गया था, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछूं आपसे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये वैधानिक संस्था कब बनती है, 1992 में जो अध्यादेश होता है इसके द्वारा बनती है, जो बाद में अधिनियम बन गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 88 के अंदर आपके आदेश से इसकी स्थापना होती है, इसकी स्थापना करते हैं, कोई दोस्तों कोई अध्यादेश नहीं, कोई अधिनियम नहीं, कोई बिल नहीं, ठीक है। कोई आपके यहाँ पर कोई पावर इसके पास ऐसी नहीं थी आपके, ये इतनी पावरफुल संस्था नहीं थी, केवल स्थापना हमने कर दी इसकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। सो 92 के अंदर अध्यादेश लाया गया, और इसको जो है आपके लीगल बॉडी बना दिया गया, ठीक है। अब आपकी खोपड़ी सवाल पूछेगी कि गुरुजी ऐसा दोस्तों क्या हुआ कि अध्यादेश लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जानते हो दोस्तों तो ऑर्डिनेंस का मतलब आपकी आपात स्थिति में आता है, जब पार्लियामेंट आपके नहीं है सत्र के अंदर, और तुरंत हमें कोई कानून बनाना हो तो उस कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति साहब अध्यादेश लाते हैं, ऑर्डिनेंस लाते हैं, और उसको फिर बाद में पार्लियामेंट पास करता है, पर उस आपात स्थिति से निपटने के लिए ऑर्डिनेंस आता है, ठीक है। ऐसा दोस्तों क्या हुआ 1992 के अंदर, दोस्तों खेल हो गया रसगुल्ला। एक खिलाड़ी दोस्तों ऐसा आया मार्केट में, उसका नाम था हर्षद मेहता, दोस्तों आपने सुना है स्कैम 1992 में, फिल्म दोस्तों पूरी बनी हुई है स्कैम 1992 है ना दोस्तों, हर्षद मेहता। उसके कारण क्या हुआ, उसने दोस्तों जितने लूप होल्स है ना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर या जो शेयर मार्केट के अंदर है, उन सभी लूप होल्स का उसने यूज किया, और फिर दोस्तों वो इस भारत का दोस्तों आपके बिग बुल बन गया। मतलब वो एक आपके अभी आज पढ़ाऊंगा मैं, बुल
रहा हूँ आपको, आशावादी लोग कुल कहलाते हैं आपके, जो ये सोचते हैं कि शेयर की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है, उससे काम करते हैं, आशावादी लोग बोलते हैं। तो बिग बुल ऑफ इंडिया हर्षद मेहता तो बनता है और फिर उसको जेल होती है, इस ऐप को, इस संस्था को मजबूत करते हैं वहां पर और वहां अध्यादेश लाया जाता है। तो हर्षद मेहता जो स्कैम था ना, उसके बाद अकल ठिकाने आती है हमारी, और उसके बाद हम जो है ये दोस्तों अधिनियम लेकर आए 1992 अधिनियम दोस्तों। हर्षद दोस्तों मेहता इतना खतरनाक आदमी था कि वो एक दोस्तों बिल्डिंग को बेचने चला था ना, एक दोस्तों बिल्डिंग थी, उसको बेचने के लिए हर्षद मेहता जाता है आपके, और आपको सुनकर दोस्तों बड़ा आश्चर्य होगा कि वो बिल्डिंग सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की थी, जहां ये बैठती है दोस्तों, हर्षद मेहता उसी को बेच रहा है कहां पर, शेयर मार्केट में। तो आप सोचिए क्या आदमी होगा भाई साहब ना हर्षद मेहता दोस्तों। तो एक एक केतन पारी दोस्तों नाम से खिलाड़ी और था, आज मैं कहानी सुनाऊंगा उसकी आपकी। बंदर बेच के दोस्तों लाखों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए कमाए उस बंदे ने, बंदर बेच के ना, सुनाई कहानी, इनके ऊपर तो पूरी फिल्म बन चुकी है ना। तो यहाँ आप लिख दीजिए दोस्तों, यहाँ आप लिख दीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि स्कैम स्कैम 1992, ठीक है, स्कैम 1992 हर्षद मेहता जो है, इस कारण दोस्तों हमने आपके, इस कारण जो हमने क्या किया था, इस कारण हमने इसको दोस्तों मजबूत करा। इसने केवल दोस्तों इसके लूप होल्स का यूज करा, केवल लूप होल्स होते हैं ना इस संस्था के, उसका यूज करा इस बंदे ने, और उसके हिसाब से इसने पैसा कमा लिया शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उस लूप होल्स को दूर करने के लिए एक अध्यादेश आया और इस संस्था को वैधानिक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। आप पूछोगे सर इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय आप लिख लीजिए, इसका मुख्यालय कहां है, मुंबई के अंदर मुख्यालय कहां है, मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि इसके पहले अध्यक्ष कौन, लिखिए, सवाल पूछो आपसे कि इसके पहले लिखना, इसके जो पहले अध्यक्ष थे इनका नाम क्या लिखना, तो इनका नाम है एस ए दुबे। कौन है, एस ए दुबे साहब जो है ये इसके पहले अध्यक्ष, ठीक है। और वर्तमान में कौन आपके, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच जो है वो वर्तमान इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो माधवीपुरी बुच छापना ये वर्तमान इसकी अध्यक्ष है, और ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष है, ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसकी पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष है, ये आपको नोट करना है। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, एस ए दुबे साहब थे, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो वर्तमान के अंदर अध्यक्ष है उनका नाम माधवीपुरी बुच है। अभी साथियों हाल ही दोस्तों इसने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका 2.0 लॉन्च किया है, और वो नाम क्या, उसका नाम है सारथी 2.0। तो लिखिए अभी दोस्तों हाल ही में आपके इसके द्वारा छापना, इसके द्वारा भी हाल ही में सारथी 2.0 जो है ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो सारथी 2.0 आपके लॉन्च हुआ है, जो कि दोस्तों निवेशक जो होते हैं, जो उनकी शिकायतें होती हैं, इन शिकायतों के समाधान के लिए, छापना, इसको हमने लॉन्च किया, ठीक है। तो निवेशकों की जो शिकायतें होती हैं, इन शिकायतों के समाधान के लिए जो है सारथी 2.0 जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल ही में लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई दोस्तों, यहाँ पर इसके 4 रीजनल मुख्यालय भी हैं, रीजनल कार्यालय भी हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको लिखा दूं, यहाँ लिख लीजिए, इसके 4 क्या है, इसके 4 जो है वो रीजनल ऑफिस भी है, ठीक है। इसके 4 क्या, इसके 4 रीजनल ऑफिस भी हैं, क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके 4 क्या, इसके 4 रीजनल ऑफिस भी है, ठीक है। तो नोट कीजिए आप, इसके 4 रीजनल ऑफिस भी आपके, एक लिखिए दिल्ली का, दिल्ली के अंदर इसका एक रीजनल ऑफिस है, ठीक है। तो आपके चेन्नई दोस्तों यहाँ पर भी इसका एक रीजनल ऑफिस है, ठीक है। एक लिखिए आपके कोलकाता जो है यहाँ पर भी इसका रीजनल ऑफिस है, ठीक है। और एक लिखिए अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद लिखना, अहमदाबाद जो है यहाँ पर भी रीजनल ऑफिस आपको ध्यान रखना है। तो 4 इसके रीजनल ऑफिस आपके दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता लिख लीजिए। कभी पूछ ले आपसे, इससे बाहर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में सवाल नहीं पूछेगा आपसे, मैंने आपको हर तरीके से लिखा दिया इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा कमेंट पढ़ा करो, मुझे बड़ा गौर लेके देखना पड़ रहा है, थोड़ा कमेंट पढ़ा करो। हाँ मैं आपको लिखाऊंगा, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, चिंता मत करना। चलिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नोट कीजिए, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था ही 1988 में आदेश के द्वारा इसकी स्थापना होती है। पर बाद में दोस्तों जब स्कैम हो गया तो उसके बाद में इसको मजबूत करने के लिए 1992 में एक अध्यादेश आता है, और उसके बाद में इसको एक वैधानिक संस्था जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। सारथी 2.0 से निवेशक जो है तो उसकी शिकायत है, उसके समाधान के लिए सारथी 2.0 ना, पहले अध्यक्ष एस के दुबे साहब है, और वर्तमान में अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है जो पहली महिला अध्यक्ष है, ठीक है। और 4 रीजनल ऑफिस है इसके, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद। गुरुजी हाफ ईयरली जो है लूप होल्स, दोस्तों लूप होल्स का मतलब आपके, अब दोस्तों ये आपके जो पेपर्स लीक हो रहे हैं, देखिए हर कोई कितना, धीरज कुमार सुबह बहुत कम टाइम होता है, कंटेंट बहुत अधिक होता है, यहाँ पर मुझे नोट्स बनवाने होते हैं ना, इसलिए मैं आराम से पढ़ाता हूँ, समझाना होता है, नोट्स बनवाने होते हैं, इसलिए यहाँ पर आराम से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ये एक बैच है, सुबह वाली क्लास है, तो दोनों में अंतर होता है। एक बच्चा बोल रहा है लूप होल्स क्या होता है, आज मैं इससे अच्छा एग्जांपल आपको नहीं दे पाऊंगा दोस्तों। देखिए एक एजेंसी हमारे पर काम करती है, उसका नाम है एनटीए, सभी ने नाम सुना एनटीए का, ठीक है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोस्तों। अब देखिए उसके अंदर पेपर लीक हुआ, नीट जो आपके नेट का जो पेपर होता है वो लीक हो गया, मतलब दोस्तों इससे पहले नीट का पेपर जो था आपके वहां पर लीक होने की संभावना बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। अब दोस्तों नेट का एग्जाम लीक हो गया, मतलब दोस्तों किसी ना किसी को उसका लूप होल्स जो है ना दोस्तों, मतलब कहीं ना कहीं उसमें कमी रह रही है, और उस कमी को जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको पता लग गया कि यहाँ पर लूप होल है और यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं, तो वो स्थान पता लग चुका है उनको जहां से पेपर लीक हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग लूप होल्स, है ना। तो हर सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं, उन लूप होल्स को दूर करने का प्रयास नहीं करेगी संस्था तो लूप होल्स रह जाएंगे। जैसे राजस्थान का आरपीएससी बोर्ड है, यूपी का स्टेट बोर्ड है जो आपके, तो जो आपके राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड दोस्तों आप देखो पेपर होता है उसके तुरंत बाद हमारा पेपर आउट की खबर आ जाती है ना, मतलब कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं सिस्टम के अंदर, अधिकारियों के अंदर, इंटरनेट के अंदर, छात्रों के अंदर, कहीं ना कहीं तो लूप होल्स है जिनका यूज पेपर लीक करने वाला करता है। तो वही लूप होल्स का यूज हर्षद जो मेहता उन्होंने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक बच्चा बोल रहा है सर हाफ ईयरली जो है उसको इंग्लिश मीडियम में निकाला जाए, बिल्कुल दोस्तों निकालेंगे, अभी फोन कर दूंगा इस टॉपिक के एंड होने के बाद में, ठीक है। अब लिखिए दोस्तों, अब कुछ और देश जो है ना, देखो हमारे यहाँ पर तो एनएससी कहते हैं या बीएससी कहते हैं, कुछ और देश में क्या क्या नाम है इसके, देखिए तो लिखिए यूएसए। अगर आपसे पूछ दोस्तों यूएसए जो है यहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसका दोस्तों नाम क्या आपके, वो है डाउ जोन्स का, डाउ जोन्स जो आपके, डाउ जोन्स लिखना आपके, डाउ जोन्स आपके न्यूयॉर्क के अंदर जो है, न्यूयॉर्क के अंदर डाउ जोन्स जो है ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डाउ जोन्स न्यूयॉर्क के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट जो है उसका नाम डाउ जोन्स है ना, ये शेयर मार्केट क्या है, ये शेयर मार्केट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों जैसे हमारे यहाँ पर मुख्यालय कहाँ है, दलाल स्ट्रीट के अंदर है, तो वहां भी दोस्तों आपके फिनटेक कंपनी होती है, आपके फाइनेंशियल कंपनी होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, वहां एक स्थान कौन सा है, वहां पर स्थान आपके वॉल स्ट्रीट। तो कभी सवाल पूछ ले आपसे कि वॉल स्ट्रीट जो है किस देश का शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट के अंदर है, तो यूएसए का शेयर मार्केट अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके ये आपकी जो वॉल स्ट्रीट आपके, वॉल स्ट्रीट जो बिल्डिंग है, वॉल स्ट्रीट की बिल्डिंग जो है, वॉल स्ट्रीट की बिल्डिंग आपके
बिल्डिंग में इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। वॉल स्ट्रीट, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो वॉल स्ट्रीट में क्या है? वॉल स्ट्रीट में यूएसए न्यूयॉर्क का शेयर मार्केट का मुख्यालय, बिल्डिंग जो है, घर जो है, वो वॉल स्ट्रीट में, ठीक है। सेकंड लिखिए दोस्तों आपके, देखिए जापान, जापान पूछूं आपसे, जापान का निक्केई, जापान लिखिए आपके दोस्तों, यहाँ का निक्केई, तो जापान का निक्केई आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का कॉस्पी कौन सा है? साउथ कोरिया लिखना आपके, इसका है कॉस्पी, कौन सा है? कॉस्पी, ठीक है। साउथ कोरिया कॉस्पी, साउथ कोरिया लिखिए आपके कॉस्पी, ठीक है। नंबर 4 पूछूं आपसे, यूएसए लिखिए एक और इसका, और वह नास्डा, कौन सा है? तो यूएसए का एक और इसका नाम है नास्डा, नास्डा। तो यूएसए का एक और है, इसका नाम क्या है? नास्डा। तो लिखना नास्डा भी यूएसए का हो गया ना। साउथ कोरिया कॉस्पी दोस्तों, जापान लिखिए निक्की है ना, जापान पूछूं आपसे, निक्की जापान दोस्तों आपके ना। इसके अलावा लिखिए सिमेक्स, सिंगापुर लिखना, सिंगापुर का सिमेक्स, सिंगापुर लिखिए सिमेक्स, ठीक है। सिंगापुर का लिखना सिमेक्स। तो ये कुछ भी आप कुछ और आपको नोट करना है, ठीक है। कभी सवाल पूछ ले आपसे कि डाउ जोन्स कहां का है, या फिर नास्डा कहां का है दोस्तों, निक्केई कहां का है, कॉस्पी कहां का है, सिमेक्स कहां का है, ये थोड़े बहुत आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये थोड़े बहुत नोट कर लीजिए। यूएसए का डाउ जोन्स वॉल स्ट्रीट बिल्डिंग में, इसके अलावा जापान का निक्केई पूछे आपसे, जापान का निक्केई, साउथ कोरिया का कॉस्पी, यूएसए का नास्डा, सिंगापुर का सिमेक्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक रसगुल्ला सवाल पूछा गया दोस्तों आपके एसएससी सीजन में पूछा गया सवाल था कि ब्लू चिप कंपनी कौन सी होती है। सवाल था दोस्तों कि ब्लू चिप कंपनी कौन सी होती है, तो आप यहीं पर लिख लीजिए, नोट लगा दीजिए और लिखिए ब्लू चिप कंपनी। सवाल आया हुआ एग्जाम में, लिखिए ब्लू चिप कंपनी। शायद नाम आपने सुना होगा पहले कि ब्लू चिप कंपनी कौन सी होती है। देखो एक वर्ड में कहूं दोस्तों आपके, ये वो कंपनी जो आपकी वैल्यूएबल कंपनी होती है, होता है ना, मूल्यवान कंपनी होती है, जिस पर आपका विश्वास हो, जिस पर विश्वास आपका हो। आप ये जानते हैं कि भाई इस कंपनी के शेयर ले लीजिए, यह कंपनी कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी, इस कंपनी के शेयर हमेशा आगे बढ़ने वाले, लाभ देने वाले कंपनी के शेयर, ये बड़ी दोस्तों मूल्यवान कंपनी आपकी, जैसे कि आपके इन्फोसिस कंपनी, एचडीएफसी दोस्तों बैंक हो गया, रिलायंस कंपनी हो गया, टाटा कंपनी हो गया, ये सब वो भारत की वो कंपनी जिनके शेयर कभी डूबने वाले नहीं है, ठीक है। भारत में ना ये कंपनी के शेयर आगे बढ़ने वाले हैं, ये भारत की मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, तो उन्हें बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। तो देखिए आपके ब्लू चिप कंपनी का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ये भारत की क्या होती है? भारत की मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी होती है ना, मोस्ट ट्रस्टेड या फिर मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी होती है ना, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड होते हैं ना, ब्रांड या कंपनी होती है, ठीक है। इसको हिंदी में लिख लीजिए आपके, ये भारत की सबसे मूल्यवान विश्वास योग्य कंपनी होती है ना, मूल्यवान विश्वास योग्य कंपनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके ये वो कंपनी होती है जिनका शेयर कभी भी आपके लॉस में नहीं रहता, आपके हमेशा आपको प्रॉफिट प्रदान करेगा, ठीक है। देखिए आपके वे कंपनी जिसके शेयर सामान्यतः लाभ प्रदान करते हैं, सामान्यतः लाभ प्रदान करते हैं, वो कंपनी आपकी ब्लू चिप कंपनी होती है। एक तो एग्जांपल लिख दीजिए, जैसे कि आपकी इन्फोसिस कंपनी, जैसे कि एचडीएफसी कंपनी बैंक, जैसे कि आपके टाटा कंपनी, जैसे कि आपके रिलायंस कंपनी। ये कंपनी इतना बड़ा कंपनी हो चुकी है, मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी भारत की है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भारत की। मतलब अगर इनमें से कोई कंपनी डूबती है ना, तो मतलब समझ लो आप कि भारत की इकोनॉमी डूब रही है। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक आपका एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस कंपनी आपकी, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, इनमें हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं ना, तो इसको बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। ये शायद मैंने आपको ये सवाल मैंने अभी देखा था कुछ दिनों पहले, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, सवाल आपको बताना चाहिए, तो आप नोट कर लीजिए। देखो सारा खेल तो इस बात का है, शेयर मार्केट में आपको ऐसे नहीं पढ़ना गहराई में, आपको ऐसे पढ़ना है कि हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्लू चिप कंपनी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें और कुछ पढ़ने की आपके लिए जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लीजिए काम हो जाएगा। तो शेयर मार्केट में गहराई नहीं पकड़नी है, शेयर मार्केट में आपको जो है हॉरिजॉन्टल जो आपके नॉलेज है वो लेना है कि सारे टॉपिक कवर हो जाए, इससे हमारा काम हो जाए, ठीक है। हाँ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें, ठीक है। अब लिखिए आप, चलो लिख लीजिए, देखो महत्वपूर्ण शब्दावली, शेयर मार्केट की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनका अर्थ क्या लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट वोकैब है शेयर मार्केट की। देखिए हम इसमें पढ़ने वाले आपके, देखिए फर्स्ट आपके सो बुल एंड बियर, ये शायद आपने नाम खूब सुना होगा कि बुल एंड बियर, बिग बुल, ये सुना होगा आपने, बिग बुल, ठीक है। बुल एंड बियर, इसको बोलते हैं बुल, और ये हो गया बियर। बुल दोस्तों सांड होता है ना, बुल सांड को बुल, लेकिन बुल बोलते हैं सांड को। एक फोटो निकालो, डालो बीएससी दलाल स्ट्रीट, उसमें फोटो इसमें काला सांड खड़ा हुआ मिलेगा, वो निकालना। बुल मतलब सांड, बियर मतलब भालू। देखिए शेयर मार्केट दोस्तों, अगर आपने स्कैम फिल्म देखी हो ना, आप में से किस किस ने वो फिल्म देखी है? नहीं देखी तो जब भी टाइम मिले देख लेना, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो वहां तो दो टाइप के लोग थे आपके, एक तो जो हीरो था आपके वो था, एक दोस्तों और व्यक्ति था आपके, वो दोस्तों वो था जो हमेशा दोस्तों आपके नेगेटिव बोलता था, शेयर मार्केट दाम गिरेंगे, वो हमेशा बोलता था दाम गिरेंगे। एक जो आपके जो हमारा एक्टर था हर्षद मेहता था आपके, वो बोल रहा है शेयर मार्केट दाम बढ़ेंगे। दो टाइप के लोग हैं आपके, एक है आशावादी लोग है ना, जो बोलते हैं मार्केट में इस शेयर के दाम बढ़ेंगे बढ़ेंगे, एक निराशावादी लोग जो बोलते हैं मार्केट में शेयर के दाम गिरेंगे गिरेंगे। देखिए एक दोस्तों एक कौन सा आपके, एक थे आशावादी लोग थे ना, जो बोलते हैं कि भाई शेयर जो है सो इस शेयर के प्राइस जो है दाम जो है वो बढ़ने वाले हैं, ये आशावादी लोग हैं। और एक कौन होते हैं, एक होते हैं निराशावादी लोग आपके, जो ये कहते हैं कि शेयर के दाम क्या होंगे, शेयर के दाम जो है वो कम होने वाले हैं, शेयर के जो दाम होंगे वो कम होने वाले हैं, इन्हें बोलते हैं निराशावादी लोग, ठीक है, दाम कम होने वाले। अब आप सोचिए दोस्तों, देखो पहले इनको देखिए, आप निकाला फोटो, आप दिखाओ मुझे, मुझे क्या पता आपने सही निकाला गलत निकाला, पहले मुझे दिखाओ फिर इनको दिखाना। देखिए पहली बात दोस्तों आप सोचिएगा कि हम इसकी बात करते हैं पहले, ठीक है, हम इसकी दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप सोचिए कि भाई साहब ये तो बंदा बैठा हुआ है और इसके दिमाग में विचार चल रहा है कि यार इस व्यक्ति के पास में शेयर है, और इस शेयर की जो वर्तमान कीमत कितनी है, वर्तमान प्राइस है शेयर की आप मान लेते हैं 20 रुपए, ठीक है, एक शेयर 20 रुपए का है वर्तमान में, और ये सोच रहा है कि यार इसका शेयर जो है इसका दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये क्या सोचता है, इसका दाम बढ़ेगा, और ये सोच रहा है कि भविष्य में जो शेयर है वो 40 रुपए का होने वाला है। ये कौन सोच रहा है कि ये बंदा सोच रहा है कि भविष्य में जो शेयर होगा वो 40 रुपए में होने वाला है। ये इसको फोन करता है, ठीक है, और इससे बात करता है कि भाई तुझे अपने शेयर बेचने हैं क्या? ये बोलता है मैं तो नहीं बेचूंगा भाई, मैं तो 20 रुपए मांगता हूँ। ये बोलता है मैं तुझे 25 रुपए दूंगा, तो अपने शेयर बेच रहा है क्या? अब सोच रसगुल्ला यही तो सोच रहा है कि दाम बढ़ेंगे, ये थोड़ी सोच रहा है। अब ये सोचो इसको लालच मिल गया है कि यार 20 का 25 मिल रहा है दोस्तों, एक शेयर में 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये बोलेगा नहीं बेचूंगा। ये बोल रहा है हम तुम्हें 27 रुपए देंगे, बोलो शेयर बेचते हो, ये तुरंत बोलेगा ठीक है बेच दिया। मतलब दोस्तों इसने दोस्तों डिमांड पैदा कर दिया ना, इसने डिमांड पैदा कर दी और डिमांड बढ़ती क्या होगा, अपने आप शेयर जो है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी।
अब दोस्तों इसके बाद से क्या होगा कि इसके बाद दोस्तों जिस भी व्यक्ति के पास में इस कंपनी का शेयर होगा उसकी प्राइस एकदम क्या हो जाएगी, 27 रुपए हो जाएगी। भाई पहले वाला 27 में बिका है, हमें 27 दो ना, तो डिमांड पैदा हुई, डिमांड पैदा होने से अपने आप क्या होगी, प्राइस बढ़ गई। ये होते हैं आशावादी लोग, ये शेयर मार्केट की प्राइस को बढ़ाते हैं। और जो हर्षद मेहता साहब थे उन्होंने तो यही काम किया था, आपके कम दाम में शेयर खरीद लिए, फिर शेयर की दाम बढ़वा दिए, खुद का प्रॉफिट हो गया। यही तो यूज करा किसने, लूप होल्स का हर्षद मेहता ने यूज करा, उस कारण उसको बिग बुल ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है, तो लिखिए आप यहाँ पर, आप यहाँ लिख दीजिए आपकी, जब दोस्तों ये सोचता है कि शेयर का दाम बढ़ेंगे तो ये शेयर की डिमांड करता है। ठीक है, शेयर की जो मांग जो होती है इसको बढ़ाता है, शेयर की मांग बढ़ेगी तो शेयर के प्राइस जो है वो अपने आप बढ़ने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों ये सोचता है शेयर के दाम गिरेंगे, ये क्या होता है, ये सोचता है शेयर के दाम गिर जाएंगे। सोचिए ये रसगुल्ला दोस्तों आपके, ये है आपके बियर, ये है बियर और इसके पास शेयर है। ठीक है, इसके पास शेयर है और वर्तमान कीमत कितनी, वर्तमान कीमत जो है इसकी कितनी आपकी, मान लेते हैं 20 रुपए कीमत इसकी, और ये बियर है, ये क्या बियर है। ठीक है, ये जो बियर है इसके शेयर की दाम आपके 20 रुपए वर्तमान में, इसको लग रहा है कि यार शेयर के दाम गिरने वाले हैं, तो दोस्तों ये अपना शेयर जो है वो मार्केट में आपके मार्केट में 19 रुपए में बेच देगा। ये सोच रहा है कि शेयर के दाम गिर जाएंगे, कल को 15 हो जाएंगे, इससे बढ़िया मैं 19 में आज बेच दूं, 20 में दोस्तों आज बेच दूं, 20 में आज बेच दूं, मतलब दोस्तों ये जो शेयर जो इसके पास है उनकी सप्लाई तो मार्केट में एकदम बढ़ जाएगी। और दोस्तों सोचिए आप कि आपके सामने दोस्तों 10 लोग हों आम बेचने वाले, तो आप हमेशा जो है कम दाम में आम लेकर आओगे क्योंकि आप बार्गेनिंग करोगे। वही खेल दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों इस बंदे के शेयर मार्केट में आ चुके हैं, कम कीमत में आ चुके हैं दोस्तों, सप्लाई इतनी अधिक हो चुकी है कि लोग दाम और कम लगाने वाले, इसके अपने आप प्राइस गिर जाएगी। तो यहाँ दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर निराशावादी आपकी ये शेयर जो है उसकी शेयर जो है उसकी आपूर्ति बढ़ाएगा, क्योंकि ये सोच रहा है कि शेयर को रख लिया तो नुकसान होने वाला है, इसकी आपूर्ति बढ़ाने वाला सो, और आपूर्ति बढ़ने से क्या होगा, इसकी कीमत कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये होता है बुल और बियर आपके सामने। सो ये बुल और बियर, अच्छा आप बताओ मुझे शेयर मार्केट के लिए दोनों में से कौन सबसे अधिक जरूरी होता है। शेयर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो बुल चाहिए बियर चाहिए, आपको बताना मुझे, शेयर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए हमको बुल चाहिए बियर चाहिए। हमें रसगुल्ला बुल चाहिए दोस्तों, जो ये बात बोले कि शेयर के दाम बढ़ेंगे दोस्तों, मार्केट ग्रो करना चाहिए, इसलिए रसगुल्ला मुंबई दलाल स्टेशन जहां पर मुख्यालय है इसका, उसके बाद इसकी फोटो लगाई हुई है, आपको दिखाता हूं मैं। देखिए आपके इसकी फोटो नहीं दोस्तों, बियर की फोटो नहीं है, बुल की फोटो है। अगर आप वो अखबार के अंदर अगर आप वो मुझे भी दिखाओ अखबार, वहां पर अगर आप शेयर मार्केट वाला देखोगे फोटो तो उसमें आपको ये फोटो दिखाई देती है, बुल की फोटो है ना, ये दलाल स्ट्रीट पर लगी हुई है ना। अगर आप फिल्म देखोगे, स्कैम वाली फिल्म देखोगे तो उसमें भी आपको फोटो दिखाई देगी दलाल स्ट्रीट के ऊपर, बुल की फोटो आपको नजर आएगी ना। ये आशावादी लोग होते हैं आपके बुल, और जो इस काम को बड़े लेवल पे करता है उसको बोलते हैं बिग बुल। क्या बोलते हैं, बिग बुल कहते हैं इसको, जो बड़े लेवल पे काम करेगा। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे कि बिग बुल कौन होते हैं आपके, जो इसी काम को बड़े लेवल करते हैं वो बिग बुल होते हैं। और भारत के बिग बुल कौन आपके, वो है लिखना हर्षद मेहता। कौन है, जो हर्षद मेहता है इनको बोलते हैं बिग बुल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, बिग बुल ऑफ इंडिया बोलते हैं, हर्षद मेहता छापना, इसको बोलते हैं बिग बुल ऑफ इंडिया। ठीक है, वही दोस्तों एक नाम अभी तय हो चुकी है, राकेश झुंझुनवाला। कौन है, राकेश झुंझुनवाला, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राकेश झुंझुनवाला, ये नाम भी आपको नोट करना है। तो एक नाम है हर्षद मेहता बिग बुल ऑफ इंडिया, एक नाम है राकेश झुंझुनवाला। अभी हाल ही में डेथ हुई है इनकी एयरलाइंस, इसको बोलते हैं आकाशा एयरलाइंस। क्या बोलते हैं, इनकी एयरलाइंस है, अभी निधन हो चुका है हाल ही में इनका, सुना होगा आपने। इनकी एयरलाइंस का नाम क्या, आकाशा एयरलाइंस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आकाशा एयरलाइंस नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और दोस्तों इन्हें बोलते हैं भारत का वॉरेन बफेट, भारत का वॉरेन बफेट कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं भारत का वॉरेन बफेट कहते हैं, ये आपको नोट करना है। देखो बुल आशावादी, सबसे बड़ा बुल दोस्तों भारत का हो गया बिग बुल ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा बुल बिग बुल ऑफ इंडिया, भारत की बात कर रहे हैं, उसमें हर्षद मेहता और राकेश झुंझुनवाला। ठीक है, और दोस्तों जो सबसे बड़ा बुल विश्व का होगा उसको बोलते हैं स्टैग, बारहसिंगा स्टैग कहते हैं उसको। ठीक है, तो वर्ल्ड का स्टैग कौन है, सबसे बड़ा बुल कौन है वर्ल्ड का, वो है वॉरेन बफेट। तो भारत का वॉरेन बफेट कौन हो गया, वो राकेश झुंझुनवाला हो गया। तो आप लिख लीजिए मेरे साथ में, आप यहीं पर नोट कर दीजिए, आप स्टैग लिख दीजिए, स्टैग, इसको बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा बुल, विश्व का सबसे बड़ा बुल, विश्व का सबसे बड़ा बुल कौन सा है, तो वो है वॉरेन बफेट, यूएसए के, यूएसए के वॉरेन बफेट। बहुत सालों तक आपके वर्ल्ड के नंबर 1 अमीर व्यक्ति में नाम इनका वॉरेन बफेट का। ठीक है, यूएसए के रह चुके हैं, इसलिए मैंने कहा आपसे कि भारत का वॉरेन बफेट कौन है, राकेश झुंझुनवाला है, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कीजिए। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि बिग बुल ऑफ इंडिया कौन आपके, वो हर्षद मेहता है, राकेश झुंझुनवाला, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, शेयर का मतलब अंश होता है, शेयर का मतलब अंश होता है, हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी, ऐसा मान लीजिए कि मेरी कंपनी 500 रुपए की है। ठीक है, ऐसा मानिए जिंदा मर गए, हर्षद मेहता साहब मर गए। ठीक है, मान लीजिए मेरी कंपनी 500 रुपए की। ठीक है, ऐसा मानिए कि मेरी कंपनी 500 रुपए की, मैंने रसगुल्ला मैंने जारी कर दिया कि मैं जो है वो कंपनी को 100 शेयर में तोड़ दूंगा, मैं कंपनी को 100 शेयर में बांट दूंगा और हर शेयर जो है उसका प्राइस कितना होगा, 5 रुपए होगा। ठीक है, तो मेरी कंपनी 500 रुपए की थी, उसके 100 शेयर मैंने बना दिए, 100 भाग मैंने कर दिए, और मैंने मार्केट में शेयर मार्केट के अंदर हर शेयर जो है उसका प्राइस 5 रुपए कर दिया है। जिसको खरीदना हो खरीद लीजिए, वो शेयर होता है। शेयर मतलब होता है अंश, हिस्सेदारी। तो बुल एंड बियर, इसके अलावा बिग बुल और स्टैग, ये चारों महत्वपूर्ण। ठीक है, बुल बियर बिग बुल स्टैग, चारों समझ में आ गए। बुल आशावादी, बुल का बड़ा, बिग बुल भारत की बात करते हैं, और वर्ल्ड का बिग बुल कौन है, स्टैग। ठीक है, और बियर निराशावादी। अब लिखिए नंबर सेकंड, लिखिए नंबर सेकंड, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग, समझना इसको। ठीक है, क्यों खतरनाक चीज दोस्तों, देखिएगा। देखिए आप सोचिए कि एक कंपनी दोस्तों, एक कंपनी है और वो कंपनी करती है आपके, मान लीजिए वो कंपनी जो है आपके, कंपनी का नाम सोच लीजिए आप, जो है कंपनी का नाम है आपके बर्गर बनाने वाली कंपनी है, और मैकडी कंपनी है ना। कौन सी कंपनी, मान लीजिए एक मैकडी कंपनी है, और इस कंपनी के द्वारा बर्गर बनाया जाता है ना। ठीक है, इस कंपनी का बर्गर बनता है, तो इसको बनाने की यूएसपी होती है, कला होती है, तो केवल यही लोग जानते हैं। अब रसगुल्ला दोस्तों एक कंपनी और साइड में खड़ी होती है, वो कंपनी कोई नहीं जानता उसको। ठीक है, कोई नहीं जानता। वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी यहाँ का एक एम्प्लॉय जो है, जो बर्गर को बनाता है, जो सब कुछ जानता है, मैनेजर लेवल की पोस्ट का जो है, उसको क्या बोलती है, उसको बोलती है कि तू ऐसा कर, हमको जो है एक वीडियो बना के दे दे कि मैकडी में बर्गर कैसे बनता है, कौन कौन से मसाले यूज करता है, कितना अनुपात उसका होता है, कब उसको डालना होता है, कब क्या करना पड़ता है, वो पूरी एक वीडियो बना के हमको दे दे, तू आके हमको दे दे, और इसके बदले में हम जो है तुझे वो 10 लाख रुपए देंगे। आप सोचिए एक एम्प्लॉय को यह
हम तुझे 10 लाख रुपए देने वाले हैं। अब दोस्तों ये बेचारा 50,000 की नौकरी करने वाला, इसके पास ऑफर दोस्तों आता है कि इसको केवल जो है रेसिपी बतानी है, इतना रुपया मिलने वाला है इसको, ये दोस्तों भाग भाग के रुपए लेगा। पर आप सोचिए दोस्तों, इस एक घटना से इस कंपनी का डब्बा गोल दोस्तों होने वाला है। भाई इस कंपनी से यूएसपी क्या है, इसका बर्गर, उसकी क्वालिटी, उसकी रेसिपी दोस्तों आपके वो है। डोमिनोज का पिज्जा की रेसिपी दोस्तों आपके मेन है। पिज्जा मार्केट में बहुत सारे हैं, पर डोमिनोज का पिज्जा मतलब उसकी रेसिपी, अगर उसकी रेसिपी मार्केट में बाहर आ गई तो फिर क्या ही दोस्तों बचेगा ना। वो आपने फूड ब्लॉगर देखे होंगे ना, आजकल दोस्तों फूड ब्लॉगर बहुत अधिक बन चुके हैं मार्केट में, ठीक है। वो दोस्तों आप देखते होंगे, एक मैं जानता नहीं उसको, वो बोलता है कि हमारे बाबूजी की वो जादू की चुटकी है ना, और कुछ मसाले डालता है। अगर दोस्तों वो मसाले वो बता देना कौन से मसाले हैं तो कोई खरीद लेना है उससे। अब लोग सोचते हैं कि यार सच में जादू की चुटकी भाई साहब इसमें होगी, ये वो मसाले हैं, पर होता कुछ नहीं है, पर रेसिपी दोस्तों यूएसपी है उसका ना। अब अगर दोस्तों ये खेल हो गया ना, इस कंपनी को बड़ा मोटा नुकसान होने वाला है। मैकडी कंपनी को, कोई भी कंपनी आप ले लीजिए दोस्तों, उसको नुकसान होने वाला है। तो इसको दोस्तों रोकने के लिए इस कंपनी की ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो सीक्रेट है इसके, जिसकी रेसिपी है, जिसकी यूएसपी है, उसको दोस्तों कोई लीक ना करे बाहर। और कोई तो लीक करता है, उस व्यापार क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर व्यापार हो रहा है। इस कंपनी का कोई व्यक्ति जो है वो इसकी रेसिपी या इसका यूएसपी जो है उसको लीक करता है पैसों के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम ये बोलते हैं। पर दोस्तों ये एक अपराध है, ये एक अपराध है यहाँ पे, और इसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 25 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोकती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी चाहती है कि हर कंपनी की मेहनत जो है वो उसके पास में रहे। तो अगर ऐसा करता है कोई एम्प्लॉई, कोई व्यक्ति, तो उसके ऊपर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ठोकती है। तो लिखिए आप, इसको आप लिख लीजिए मेरे साथ में, लिखिए सो, लिखिए। जब किसी जब किसी जब किसी कर्मचारी के द्वारा जब किसी कर्मचारी के द्वारा जब किसी कर्मचारी के द्वारा अपनी कंपनी, जो उसकी कंपनी है, ठीक है, अपनी कंपनी, ठीक है, जब किसी कर्मचारी के द्वारा अपनी कंपनी की गुप्त जानकारी, जब किसी कर्मचारी के द्वारा अपनी कंपनी की गुप्त जानकारी, सो सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन होती है, गुप्त जानकारी, अनुचित लाभ देने के लिए, अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए, अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए, प्रतिद्वंदी कंपनी, कंपटीटर जो कंपनी है ना, प्रतिद्वंदी जो कंपटीटर जो है, प्रतिद्वंदी कंपनी को बता देता है तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है। देखिए, इसे रोकने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाता है। आप सोचिए कि कल को दोस्तों एक ऐसा सेल आने वाला हो, मान लीजिए ऐसा सेल आने वाला हो कि जिसमें एक कंपनी है, और वो कंपनी जो है तो वो मोबाइल बनाती है। वो कंपनी अपने मोबाइल की जो कीमत है, कल को सेल आने वाला है, 5 दिन बाद सेल आने वाला है, कंपनी अपने मोबाइल की जो कीमत है उसको कम करने वाली है, 500 रुपए कम करने वाली, ठीक है। अब दोस्तों इस बात को उस कंपनी का एक व्यक्ति जो है किसी और मोबाइल वाली कंपनी को बताता है, और दूसरी कंपनी अपनी जो मोबाइल है उसकी जो कीमत है उसको उससे 2-4 दिन पहले कम कर दे, तो इसकी सेल बर्बाद होगी ना, इसका आइडिया खराब हो गया, सेल बर्बाद होगी, इसका प्रमोशन का पैसा खराब हो गया, तो कितना लॉस इसका होने वाला है। तो इसको रोकने के लिए क्या करा है, इसको रोकने के लिए जो है इसको बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जुर्माना भी लगाता है इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान रखिए। देखिए फटाक से सवाल दिखाऊं इसका, आपको सवाल दिखाता हूं आपको इसका। कई बार आप सोचते हो कि यार ये सवाल कैसे बना, फ्रेंचाइज रसगुल्ला संभव है, फ्रेंचाइज तो मैंने खुद ने बेची है भाई, फ्रेंचाइज मैं खुद बेच रहा हूं ना, उसका मतलब मैंने पैसा लिया है फ्रेंचाइज बेचने का, अपना यूएसपी बेचने का मैंने पैसा लिया है। जब भी कोई फ्रेंचाइज खुलती है तो उसका अमाउंट मिलता है, उसको 15 लाख रुपए मिल गए, तो फ्रेंचाइज का अमाउंट मैंने लिया है, अपनी रेसिपी बेचने का अमाउंट मैंने लिया है, वो संभव है, वो इनसाइड ट्रेडिंग है। अनुचित लाभ के लिए कोई करता है ना कर्मचारी, तो वो है, ठीक है। अब देखो सवाल, देखो आप, सवाल टफ नहीं है, सवाल तो टफ नहीं है, पर जिसको पता नहीं वो सवाल कर पाएगा, बताओ मुझे, जिसको पता ही नहीं इस टर्म के बारे में, फिर कह रहा हूं ना, देखो कई चीजें गहराई में नहीं पढ़नी होती, बस पढ़नी होती है। मैं सवाल भेजता हूं, देखना, और अगर लगे कि आपको हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो दिल जरूर भेज देना आप लोग ना, मतलब मुझे भी लगेगा कि यार ठीक है मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया, मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ाना अपने आप एक चैलेंज होता है, इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ अपडेट होता है। ये सवाल देखो आप, सवाल का आनंद उठाओ। ये सवाल आया हुआ यूपी दरोगा के अंदर, तो एग्जाम अच्छा है, एग्जाम है यूपी दरोगा 2 स्टार का एग्जाम है, उसमें सवाल पूछा गया है। पर अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है इसके बारे में तो आप आसानी से कर दोगे। देखो, द हूम इज द टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग रिलेटेड, जो इनसाइडर ट्रेडिंग टर्म है, शब्द है जो, वो किससे संबंधित है, यूपीएसआई दरोगा, क्वेश्चन 13 दिसंबर को 17 के अंदर सिर्फ 3 में आया हुआ है। हवाला, पब्लिक शेयर मार्केट टैक्स। अभी तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, गुरुजी इतना आसान सवाल पूछ लिया है, पर जिसको नहीं पता इस ट्रेडिंग के बारे में, उसको तो कुछ भी लग सकता है, हवाला भी लग सकता है, टैक्स भी लग सकता है, शेयर मार्केट भी लग सकता है, पब्लिक भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है ना। जिसको नहीं पता उसके लिए तो सवाल हाथी की तरह है, जिसको पता है उसके लिए चीटी की तरह है। इसलिए कह रहा हूं आपसे कि कोशिश करो, हो सकता है एक आध क्वेश्चन मुझसे भी रह जाए यहाँ पर शेयर मार्केट में, जब भी आपको कहीं पर वो सवाल मिले ना, तो बस उसके बारे में 2-4 शब्द आपको ध्यान रखने, देख लेने, ठीक है। बताओ आंसर क्या होगा इसका, बताओ आंसर क्या होगा इसका। ओ भाई साहब, आंधी आ रही है भयंकर वाली, आपके वहां आ रही है क्या आंधी, बताओ आपके वहां आंधी आ रही है, आपके वहां आंधी आ रही नहीं आ रही। अरे वो नेट का पेपर आउट हो गया रसगुल्ला, दिखाऊंगा मैं आपको, मिलने दो पॉलिटी का पेपर ना। आपके वहां आंधी आ रही नहीं आ रही, बताओ मुझे फटाक से।
मैं देखता हूँ भाई साहब। सही है तीसरा आंसर। चलो आगे बढ़ो। अब लिखो आप डीमेट अकाउंट, एक और लिखो पॉइंट, लिखो नंबर थर्ड डीमेट अकाउंट, लिखो डीमेट अकाउंट। शायद आप जानते हो नहीं जानते मुझे नहीं पता, पर ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। आप सोचिए दोस्तों, आपको अगर मान लेते हैं आपको मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाना है, ठीक है, यूट्यूब चलाना है, तो पहले आपको आईडी बनानी पड़ती है, अकाउंट बनाना पड़ता है अपना। कैसे ना आपके अकाउंट बनाओगे आप, उसके बाद में आप खूब जो है पतली कमरिया मोरी आए चलाओ खूब, आपकी मर्जी है, पर पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार से शेयर मार्केट में आपको ट्रेडिंग करनी है, अपना शेयर बेचना है, किसी और का शेयर खरीदना है आपको, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, उस अकाउंट को बोलते हैं डीमेट अकाउंट। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए बनाया गया अकाउंट क्या है? डीमेट अकाउंट। देखिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए बनाया गया अकाउंट, ये डीमेट अकाउंट होता है। शेयर मार्केट में कोई भी चीज बेचनी है खरीदनी है तो उसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसको हम डीमेट अकाउंट कहेंगे, ठीक है। इसका सवाल भी शायद एग्जाम में आया हुआ है, अगर आप कहो तो मैं 1 मिनट में आपको ढूंढ के बताऊं। देखो डीमेट, अरे तेरी, इसको डी ई और लिखना है ना, ये ई क्यों नहीं लिखा मैंने, ये तो हट जाएगा, इसको डी ई करो बेटा, ये डी ई लिखो, इसको डी ई है ना, मैं डी ई तो खा ही गया, डीमेट अकाउंट ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। एक सवाल दिखाता हूँ, जैसे आपके यहाँ पर, आपके मतलब जैसे कि आपके जो यूपी के अंदर पीसीएस का एग्जाम होता है, राजस्थान में आरएस का एग्जाम होता है, ऐसे हमारे ऐसे कर्नाटक के अंदर जो है कांस्टेबल का एग्जाम होता है, ठीक है। तो कर्नाटक में जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें एक सवाल पूछा गया है। तो देखिए कर्नाटक में जो कांस्टेबल एग्जाम है, सवाल का लेवल देखिए आप, दिखाओ भाई सवाल दिखाओ, कर्नाटक कांस्टेबल अकाउंट का सवाल आपके सामने दिखाओ, ये लास्ट सवाल है शेयर मार्केट का, यहाँ हमारा शेयर मार्केट समाप्त हो जाएगा, दिखाओ फटाक से। तो शेयर मार्केट हमने आपको सब कुछ जो मुझे लगा पढ़ाना चाहिए वो पढ़ा दिया है। एक लास्ट सवाल देख लीजिए, कर्नाटक सिविल पुलिस कांस्टेबल ऑफिशियल पेपर 2020, व्हाट इज डीमेट अकाउंट? ऑप्शन नंबर 1, शेयर होल्डर हैव टू ओपन this account to buy and sell shares. Those having Aadhaar card should open this account. Person who want to establish a trust need to open this account. An account used to finance new project involving new technology. ये आपके सामने 4 ऑप्शन थे। तो अब मुझे बताओ, अगर आपको पता है डीमेट अकाउंट का तो काम आएगा, तो आप सवाल आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अगर आपको नहीं पता है तो ये सवाल आपके लिए पहाड़ की तरह है, हाथी की तरह है। चाहे एग्जाम कांस्टेबल का ही हो, पर सवाल तो सवाल रसगुल्ला। ये सवाल पीसीएस में आ गया तो भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। शायद समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। शेयर मार्केट में आपको बुल, बियर, बिग बुल, स्टैग, इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग, आपके इसके अलावा डीमेट अकाउंट, ब्लू चिप कंपनी दोस्तों, इसके अलावा नास्डॉक, इसके अलावा डाउ जोन्स, निक्केई, इसके अलावा मैंने आपको कॉस्पी, इसके अलावा सीमेक्स, इसके अलावा पीएससी, एनएससी, ओटीसीईआई, इसके अलावा मैंने आपको जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सारा कुछ मैंने आपको लिखा है। ये सारे टर्म्स आपके दिमाग में होने चाहिए शेयर मार्केट को लेकर के ना। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, आंसर दिखाओ मुझे, इसका आंसर क्या होगा बताओ कमेंट बॉक्स में, और जो आंसर लिख दे वो लिखो इन्फ्लेशन, जो आंसर लिख दे वो लिखना इन्फ्लेशन। हाँ तुम्हें तो आसान लगेगा भाई सवाल। ये 4 छापने वाले कहां से आते रहे, ब्लॉक कर दूंगा महादेव के समझ 4 छापा जिसने, ठीक है। नहीं बढ़ पाएगी भाई, नहीं बढ़ पाएगी वैलिडिटी, माफ करना, ठीक है। एक आएगा आंसर, इतना आसान सवाल है यार, एक आएगा। देखो इन्फ्लेशन, वो गाना सुना है आपने कि महंगाई डायन खाए जात है, अरे भाई सही करके उसको गेट पर टूट जाएगा। मुद्रास्फीति लिखो, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, लिखो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, महंगाई क्या तो महंगाई क्या तो वही बात, लिखो महंगाई डायन खाए जात है। ये भी टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर आप कोशिश करोगे समझने की टॉपिक महत्वपूर्ण है कि महंगाई का किस किस पर क्या प्रभाव पड़ता है, महंगाई कितने प्रकार की होती है, महंगाई क्यों होती है, बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। महंगाई क्या है देखो, पढ़ेंगे हम महंगाई क्या है, इसके अलावा महंगाई के कारण क्या है, इसके अलावा इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके अलावा इसका मापन कैसे करते हैं हम लोग, इसके अलावा उपाय क्या है, जो महंगाई है इसको कम करने के उपाय क्या है। तो ये 5 टॉपिक हमें पढ़ने के इसमें इन्फ्लेशन के अंदर, यही 5 हम गरीबी में पढ़ेंगे, यही 5 बेरोजगारी में पढ़ेंगे। तो गरीबी, बेरोजगारी, 5 ईयर प्लान आपके, ये बजट के 4 टॉपिक अभी रहे हुए हमारे, ठीक है। तो देखिए महंगाई, इन्फ्लेशन, सबसे पहला जो पॉइंट है महंगाई क्या होती है। कुछ लोग कहते हैं वस्तु की कीमत बढ़ना महंगाई होती है, गलत बात है, एकदम गलत डेफिनेशन है। कोई भी चीज की कीमत बढ़ना महंगाई नहीं होती है, किसी भी चीज की कीमत में लगातार होने वाली वृद्धि महंगाई होती है। कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि आप मान लीजिए कि आज टमाटर जो है 20 रुपए का है, 2 दिन दोस्तों मान लेते हैं जो सब्जी जो गाड़ी लेकर आती है वो जाम लग गया, वो गाड़ी नहीं आ पाई मार्केट के अंदर, जाम लग गया दोस्तों, गाड़ी नहीं आई पाई मार्केट के अंदर, तो 2 दिन के लिए सब्जी की प्राइस आपके बहुत ऊपर बढ़ जाएंगी, क्योंकि सब्जी है ही नहीं बेचने के लिए, जो है वो उसको अधिक कीमत में बेचेगा तो प्राइस बढ़ जाएगी, उसको हम लोग मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। क्योंकि 2 दिन बाद जब सब्जी की गाड़ी आएगी वापस तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। पर दोस्तों मान लो कभी कभी टाइम आता है कि 1 महीने के लिए प्याज का रेट आपके बहुत ऊपर चल रहा है, 1 महीने 2 महीने प्याज महंगी चल रही है, टमाटर तो महंगे चल रहा है 2 महीने आके, तो वो होता है इन्फ्लेशन, महंगाई होती है। तो वस्तु की कीमत में होने वाली लगातार वृद्धि महंगाई है, पहली बात देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखना, वस्तु की कीमत में लगातार वृद्धि जो है वो महंगाई है, इसको बोलते हैं हम लोग महंगाई, क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कीमत का बढ़ना, वस्तु की कीमत बढ़ना, ठीक है। अब मान लीजिए आज से दोस्तों 10 साल पहले जो आप बोलते होंगे, आप सुनते भी होंगे कि आज से 50 साल पहले 50 रुपए में बहुत कुछ आता था, आज कुछ भी नहीं आता है, आज जो रुपया है उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, आप सुनते होंगे ना, क्योंकि दोस्तों उस समय वस्तु की कीमत कम ही थी। आज से 50 साल पहले दोस्तों, आज से 50 साल पहले जो आपका, आप मान लीजिए
50 साल पहले जो फिल्म थी इसकी टिकट जो है 10 रुपए थी, मान लेते हैं, और आज टिकट कितनी हो चुकी है? आज टिकट इसकी 500 रुपए हो चुकी है। तो 50 साल पहले तो किसी के पास अगर 20 रुपए भी थे तो वो दो टिकट लेके आ रहा था, और अगर आज दोस्तों किसी के पास में 400 रुपए भी हैं तो वो एक टिकट भी नहीं खरीद पा रहा है। वही दोस्तों नोट तो वही है ना, पहले भी वही नोट था, आज भी वही नोट है, पर दोस्तों महंगाई के बढ़ने से, इस वस्तु का दोस्तों महंगा होने से आपकी मेरी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो चुकी है, मतलब आपकी मेरी जेब में जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो चुकी है महंगाई बढ़ने से। तो बहुत बार एग्जाम वाला सवाल पूछता है कि महंगाई बढ़ने से मुद्रा की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है। कई लोग बेवकूफ होते हैं, वो बोलते हैं महंगाई का मतलब कीमत बढ़ना, मुद्रा की वैल्यू बढ़ना। प्राइस तो बढ़ती है दोस्तों, पर मुद्रा की जो वैल्यू है ना, मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। जो मुद्रा की जो वैल्यू है, मूल्य जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर 400 रुपए भी आपके वैल्यू लेस है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप एक टिकट नहीं खरीद पाओगे। यहाँ 20 रुपए में आप दो टिकट लेकर आओगे, तो मुद्रा की वैल्यू कम हो गई, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चलो लिखो मेरे साथ में, कीमत बढ़ने पर परचेजिंग पावर कम होती है, मतलब कि जो क्रय शक्ति है वो कम होती है। परचेजिंग पावर कम होने पर क्या होता है? मुद्रा की वैल्यू कम होती है। परचेजिंग पावर बढ़ने पर मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वस्तु की कीमत में लगातार जो वृद्धि होती है उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन होने पर वस्तु महंगी होती है, उसकी प्राइस बढ़ती है, हमारी परचेजिंग पावर कम होती है, और हमारे जेब में जो मुद्रा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब अगर आपसे पूछूं आपसे इन्फ्लेशन क्यों होता है, पहला क्वेश्चन है इन्फ्लेशन जो है इसके कारण क्या है, क्यों होता है? देखो, एक कारण दोस्तों क्या आपके, कल को दोस्तों ऐसा हो कि कोई एक वस्तु हो, गन्ने का जूस, वर्तमान में गर्मी का दोस्तों मौसम है, हर कोई चाहता है गन्ने का जूस पीना, उसकी डिमांड बढ़ चुकी है। डिमांड बढ़ चुकी है तो जो गिलास आज से 2 महीने पहले 10 रुपए का था वो आज 20 का हो जाएगा। वस्तु की डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने पर उस वस्तु को बनाने वाले ने उसकी कीमत बढ़ा दी प्रॉफिट कमाने के लिए। तो लिख लीजिए, एक कारण होता है मांग जनित मुद्रास्फीति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वस्तु की डिमांड बढ़ जाए, वस्तु की मांग बढ़े, अगर उसका डिमांड बढ़ जाए तो उसकी कीमत भी बढ़ती है, उसकी प्राइस बढ़ती है। एग्जांपल लिख दीजिए, गर्मी में गन्ने का जूस। कभी दोस्तों भारी भारी एग्जांपल मत पढ़ा करो, जिस चीज को आप जानते हो देखते हो उसका एग्जांपल याद करा करो। गर्मी में गन्ने का जूस का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों पीने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। एक ही होता है, ठीक है। तो डिमांड, इसको बोलते हैं हम लोग मांग जनित, डिमांड पुल, मतलब डिमांड पुल कर रही है इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं डिमांड पुल। एक होता है कॉस्ट पुल, एक होता है लागत जनित, मतलब कॉस्ट पुल। कभी कभी सुनते होंगे आप लोग कि आप कोई चीज लेने के मार्केट में, आप तो मान लेते हो आप जो है सिम्फनी का कूलर लेने के मार्केट, गर्मी दोस्तों बहुत है, आप कूलर लेकर आते हैं, गर्मी दूर भगाएंगे, ठीक है। आप गए सिम्फनी का कूलर लेकर मार्केट में, आपने मार्केट वाले से बोला, भैया से बोला भैया कूलर दे दो सिम्फनी का, उसने बोला ये लीजिए। तो आपने पूछा प्राइस क्या है, तो उसने बोला 15,000 रुपए प्राइस है। आपने बोला कि पिछली बार तो मैं इसको 5,000 में लेके गया था, तो वो क्या बोलता है, पीछे से महंगा आ रहा है। मतलब दोस्तों उस वस्तु को बनाने की जो कॉस्ट थी वही बढ़ चुकी है। अब दोस्तों ये पेन पहले 5 रुपए का था, आज 10 का बनता है, तो बेचने वाला भी इसको 20 में ही बेचेगा। अगर पहले 5 का बनता था 10 में बेच रहा था, आज 10 का बन रहा है 15 में बेच देगा। उसने अपना प्रॉफिट कम नहीं किया है, कॉस्ट बढ़ी, उसने प्राइस बढ़ा दी। इसको बोलते हैं कॉस्ट पुल। लागत बढ़ने पर अपने आप क्या होती है, कीमत बढ़ जाती है। लेकिन वस्तु की लागत बढ़ने पर, वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ने पर कीमत बढ़ना, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुल, डिमांड पुल, कॉस्ट पुल। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है, देखना दोस्तों, कभी कभी नहीं हर बार होता है ऐसा कि जिन देशों के पास तेल दोस्तों होता है वो देश कभी कभी कहते हैं कि हम तेल नहीं देंगे, हम तेल की सप्लाई कम कर देंगे। अब सोचिए भाई, आपकी मेरी भारत की जरूरत तेल की कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपके मेरे पास गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है, तो तेल की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही है। पर उसको तेल बेचने वाला देश ये कह दे कि भारत को जो है हम वो तेल कम देंगे, अगर उसको तेल चाहिए और एक्स्ट्रा तो कीमत अधिक लगेगी। अगर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, आप देखना दो देश दोस्तों अगर लड़ते हैं आपस में, तेल की कीमत बढ़ जाएगी। अगर वो दो देश पावरफुल देश है, अगर वो लड़ेंगे आपस में, तेल की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। आप चेक कर लेना, रूस यूक्रेन वॉर होगा, भारत की चिंता आएगी, आपको अखबारों में मिलेगा कि भारत के लिए चिंता की खबर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल की कीमत आपके इतने रुपए बैरल होगी। दो देश लड़ेंगे, ये होगा, इजराइल गाजा संघर्ष चलेगा, तेल की कीमत बढ़ जाएगी। तेल की कीमत बढ़ने पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों बढ़ने पर हमारा इंपोर्ट महंगा होगा, हम जो तेल मंगाएंगे वो महंगा तो तेल हमारे पास आने वाला है। अगर दोस्तों हमारा इंपोर्ट महंगा होगा तो हम लोग यहाँ पर कीमत बढ़ाएंगे। जब भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल की कीमत बढ़ती है तो आप देखना भारत में आपको महंगाई नजर आएगी, ये कंसेप्ट क्लियर है। पर आज तक दोस्तों आप जो है अखबार के अंदर दो ही पेज पढ़ते हो, एक तो पहले वाला पेज मुख्य पृष्ठ, एक सीधा पहुंचते हो कहां पर, आप पेज नंबर 10 खेल पृष्ठ, आप बीच वाला पढ़ते नहीं हो। खेल पृष्ठ से पहले एक पृष्ठ आता है, उसका नाम है इकोनॉमिक्स वाला पृष्ठ, उसमें आपको डेली 2 4 5 दिन में ये खबर मिलेगी कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमत बढ़ने पर भारत में महंगाई का असर दिखाई देगा। तो लिखिएगा, एक इसका जो कारण जो है भारत में महंगाई का, आपके वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत बढ़ना। इससे क्या होगा, इससे भारत का जो इंपोर्ट होगा महंगा हो जाएगा। अगर इंपोर्ट महंगा होगा तो कीमत बढ़ जाएगी, अगर इंपोर्ट महंगा होगा तो कीमत बढ़ जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खोल दो, गेट खोल दो, लाइट आ नहीं रही है, इन्वर्टर की क्षमता नहीं है गर्मी लगाने की, तो गेट खोल के नहीं बाहर की हवा का आनंद लेते हैं।
लिख लिया। तो इन्फ्लेशन के कारण कौन कौन से हैं? वस्तु की डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाए प्राइस बढ़ जाएगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ जाएगी। ये सब कारण इसके नजर आते हैं। ठीक है, और भी कारण हो सकते हैं दोस्तों, और भी कारण हो सकते हैं। कई दोस्तों लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास माल तो पूरा आ रहा है पर वो सप्लाई नहीं करते, उसकी स्टॉक कर लेते हैं, उसको बोलते हैं काला बाजारी करना दोस्तों। उस कंडीशन में क्या होता है, मान लेते हैं मार्केट में डिमांड 100 चीजों की है, उस बंदे ने 50 चीज मार्केट में बेच दी, 50 अपने पास रख ली। दोस्तों जो 50 जो रखी हैं उनकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, कोई कल भी मार्केट में 100 ही चाहिए, जब मार्केट में 50 ही आएंगी, लेने वाले 100 होंगे तो अपने आप प्राइस बढ़ जाएगी। तो काला बाजारी जो होता है ना, कि वो भी कारण किसका होता है, स्टॉक करना भी मुद्रास्फीति का कारण होता है। पर आजकल बहुत कम लेवल पे हो चुका है, गवर्नमेंट बहुत सख्त हो चुकी है इस मामले में, कम हो चुका है, पर ये मेजर कोच है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इन्फ्लेशन जो है उसका प्रभाव क्या पड़ता है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इफेक्ट लिखिए। देखिए प्रभाव क्या पड़ता है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, मुद्रास्फीति जो होती है उसका प्रभाव क्या पड़ता है, देखो अलग अलग स्तर पर प्रभाव अलग अलग दोस्तों होगा। साबुन बेचने वाली कंपनी प्रभाव अलग होगा, खरीदने वाले प्रभाव अलग होगा। तो हम सारे स्तर पढ़ते हैं किस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, देखिए नंबर फर्स्ट, आपके मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए उपभोक्ता, कंज्यूमर जो होगा, इस कंज्यूमर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर बेटा कोई भी चीज के दाम बढ़ेंगे तो हमारा तो लॉस ही होने वाला है, घाटा ही होने वाला है। हम खरीदने वाले हैं जनाब, हमारा लॉस ही होगा। कल को गन्ने का जो 10 रुपए का था आज 20 का था, तो हमारी जेब से 10 रुपए अधिक जा रहा है, तो इसका तो लॉस ही होगा, घाटा होने वाला है, हानि होने वाली है, लॉस होने वाला है, इसका तो लॉस ही होने वाला है, घाटा ही होने वाला है, हानि होने वाली। ठीक है, नंबर सेकंड देखिए, पूछूं आपसे उत्पादन करने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए उत्पादक जो होगा, प्रोड्यूसर जो होगा, इस प्रोड्यूसर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्पादक जो होगा इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रोड्यूसर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब सोचिए दोस्तों, जो गन्ने का जूस बेचने वाला है, कल वो 10 रुपए का बेच रहा था, वस्तु की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसने 20 रुपए कर दिया प्राइस, तो उसका फायदा होगा। सीधी सी बात, देखो इकोनॉमिक्स सब कुछ हो रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या है, सब कुछ हो रहा है, और आपको पढ़ना भी उसको ऐसे ही है, रट नहीं पाओगे। आप सोचो कि हाथ रख के रख लोगे, उपभोक्ता हानि उत्पादक लाभ, कल को मिक्स हो जाएगा सारा। समझ लो एक बार, मैंने कहा आपसे, प्रोड्यूसर जो है ना, ये माल को बेचने वाला है, अगर दोस्तों इसका माल महंगा बिकेगा तो इसका फायदा ही होने वाला है। तो लिख लीजिए, इसका होगा लाभ, इसको होगा प्रॉफिट, इसको होगा प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए ये एक कैटेगरी दोस्तों, ये कैटेगरी नंबर पर है, खरीदने वाला और बेचने वाला। एक दोस्तों होता है लोन देने वाला, एक होता है लोन लेने वाला। देखिए एक होता है आपके ऋणदाता, ये है लोन देने वाला, एक है ऋणी जिसने लोन लिया है। ठीक है, ये है लोन देने वाला, यही एग्जाम वाला पूछता है, यह है लोन लेने वाला। यही सवाल आता है एग्जाम में कि ऋणी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो लोन लेगा उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सुनिए एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों आपके, ये आपका दोस्त था, इसका नाम है चोमू, चोमू ये रसगुल्ला। ठीक है, बाद में समझ आएगा चोमू क्यों है ना। ये आपका दोस्त है, ये है चोमू, चोमू जानते हो ना आपके, अरे चोमू जानते हो ना, आपका दोस्त चोमू है ऐसा मान लीजिए। ठीक है, और ये आप हो, ये है शाना आदमी, ये है शाना। आप देखो क्या दोस्तों होता है, इस चोमू से शाने ने कहा कि मुझे उधार चाहिए 100 रुपया, इस चोमू से शाने ने कहा कि 100 रुपया उधार चाहिए, इस चोमू ने 100 रुपया जो है शाने को दे दिया, इस चोमू ने 100 रुपया शाने को दे दिया। ठीक है, इस समय दोस्तों मार्केट के अंदर, इस समय मार्केट में जो चाय है इसकी कीमत चल रही कितनी आपके 5 रुपये। मान लेते हैं गर्मी का मौसम है, चाय लोग कम पीते हैं, याद करो एक चाय और मंगाई जाए, चाय लोग कम पीते, गर्मी का मौसम है, परसों भारत में चाय लोग पीते ही, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ठंडा कैसा चाय दिलाती है। तो चाय 5 रुपये कीमत है इसकी। ठीक है, इस शाने ने दोस्तों सारे दोस्तों को बुलाया और बोला आज चाय पिलाएंगे सबको, तो 20 चाय जो मंगा दी, 20 चाय मंगा दी, और रुपये कितने दिए, रुपये दिए चोमू ने, क्योंकि चोमू से उधार किसने ली, शाने ने उधार ली, और शाने ने कहा कि शाने ने सबको पार्टी दी चाय की, और 20 चाय मंगा के सब दोस्तों को चाय पिला दी। ठीक है, चोमू ने भी चाय पी, इसमें चोमू भी चाय पी गया रसगुल्ला। ठीक है, चोमू बड़ा खुश हुआ कि यार 100 रुपये उधार भी दे दी, कोई बात नहीं, दे देगा, और 5 रुपये की चाय पी के मजेदार। ठीक है, अब दोस्तों शाना आदमी शाना ही रहेगा, इसने चोमू को बोला कि मैं तेरा पैसा जो है वो तुझे 1 साल बाद लौटाऊंगा। चोमू ने कहा ठीक है भाई कर देना दोस्तों आपके। अब दोस्तों 1 साल पूरा हुआ, 1 साल पूरा हुआ, 1 ईयर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों शाना जो है ना, ये 1 साल बाद में 100 रुपये चोमू को देता है, 100 रुपये चोमू को देता है 1 साल बाद में। ठीक है, बड़ी अच्छी बात दोस्तों, ऐसा होना भी चाहिए। माना कि ऐसा होता नहीं है, इसके 100 रुपये भी डूब जाते हैं दोस्ती में तो ना, पर मान लो कि शाने ने चोमू को 100 रुपये दिए वापस। शाने ने चोमू से बोला कि जब तूने मुझे रुपये दिए थे तो मैंने सबको चाय पिलाई थी, अब तू 100 रुपये जो मिले हैं इसकी सबको चाय पिला दे। इसने बोला बड़ी अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। तो ये पहुंच के चाय की दुकान पे। ठीक है, और दोस्तों 20 दोस्त पहुंच के चाय की दुकान पे। ठीक है, अब चोमू ने सबके लिए चाय मंगा दी, 20 चाय चोमू ने मंगा दी, पर रसगुल्ला हुआ दोस्तों यहाँ पर ये कि चाय की कीमत यहाँ पर 10 रुपये हो चुकी है। ठीक है, यहाँ दोस्तों चाय जो है इसकी जो प्राइस है वो 10 रुपये हो चुकी है, 1 साल बाद चाय महंगी हो चुकी है, 10 रुपये हो चुकी है, और दोस्तों इसको देने पड़ेंगे 200 रुपये। मतलब रसगुल्ला 100 रुपये शाने वाले देने पड़ेंगे, 100 अपनी जेब से देने पड़ेंगे। अब बताओ मुझे कि चोमू कौन हुआ, ये चोमू हुआ। शाना कौन, तो शाना ये हो गया, शाना ये हो गया। इसने 100 रुपये तब लिए थे, 100 ही वापस कर दिए, शाना हो गया 100। बल्कि होना चाहिए ये कि 1 साल बाद 100 के स्थान पे इसको 200 रुपये देने चाहिए, क्योंकि महंगाई भी तो डबल हो गई है, पर ये शाना आदमी है। तो अगर सवाल पूछूं आपसे कि ऋण देने वाला चोमू जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन्फ्लेशन के अंदर उसकी हानि होने वाली है, और जो ऋण लेने वाला है उसका लाभ होने वाला है। शायद समझ में आ चुका होगा आपको चोमू और शाने की कहानी। बताओ दिल भेजे कमेंट बॉक्स, समझ में आई नहीं है आपको तो लिख लीजिए, लोन देने वाले का होगा नुकसान, हानि होगी, और लोन लेने वाले का होगा लाभ। अब बताओ समझ में आया नहीं आया आपको ऋण देने वाला और ऋण लेने वाला। हुआ क्या दोस्तों, हुआ ये है जो इकोनॉमिक्स है ना उसका हवा बनाया गया है।
स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर इकोनॉमिक्स का हुआ बना दिया गया है। वरना इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है स्कूल का, बस पढ़ाने वाला ऐसा हो जो मजे मजे में पढ़ा दे। अब ये कितना आसान खेल है, देखो आप कितना मजा आएगा चोमू शाणी की कहानी सुनने में। तो चोमू चोमू ही रहेगा, शाणा शाणा ही रहेगा, ठीक है। तो चोमू को नुकसान होगा, शाणे को आपके फायदा होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी पूछ ले इन्फ्लेशन का प्रभाव पूछो आपसे, ये सवाल आया वो सवाल, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी दिखाता हूँ आपको, सवाल दिखाता हूँ आपको, देखो आपको लग रहा है सवाल का पेपर भी दिखाऊंगा जो आपको गुरुजी, बस धन्य हो गए हम तो। यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम है, ठीक है। अरे यार भाग गया, कोई ना दोबारा ले आऊंगा। आगे सवाल सुना रहा हूं मैं आपको ना, यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम है, पेपर नंबर तो लिख दूंगा मैं, देखो सवाल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम पेपर 2013, मतलब आईएएस का 2013 का सवाल है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का डिबेटर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लेशन का डिबेटर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कर्जदारों के ऊपर, जो कर्जदार होते हैं ना उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। चार ऑप्शन नीचे दिए गए आपके, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लाभ होता है, हानि होती है, पहले लाभ फिर हानि होती है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पेपर 2013 के अंदर आया हुआ है ना, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा हूं, कोई बात नहीं। तो जो लोन लेते हैं, कर्जदार मतलब जो लोन लेते हैं ना, जो ऋणी जो होते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। समझ चुके होंगे ना, कोई सवाल इतना टफ तो नहीं है भाई। कर्जदार जो होगा उसके ऊपर भाई शाना, आज के बाद कोई भूलोगे तो नहीं ना, तो शाने की बात कर रहा है, शाना तो प्रॉफिट में रहेगा, चोमू नुकसान होगा, ठीक है, चोमू का नुकसान होगा, शाना फायदे में होगा, ठीक है। एक प्रभाव और लिखना है आपको, देखो एक तो उत्पादक और उपभोक्ता प्रभाव हो गया, एक हो गया ऋण देने वाला और ऋण लेने वाले का प्रभाव, एक और लिखिए प्रभाव, ये भी खूब आता है एग्जाम में, देखिए आयात निर्यात लिखना, आयात निर्यात प्रभाव, आयात निर्यात प्रभाव, आयात मतलब इंपोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, इन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये लिख लीजिए आप ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभाव, फिर हम छोड़ देंगे, आपको चिंता मत करना, ठीक है। मैंने अभी दोस्तों कहा, देखो आपसे अभी तो कहा मैंने, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो आप, देखो यहाँ देखो, कीमत बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन दोस्तों होना, ठीक है, इन्फ्लेशन होना, आयात महंगे हो जाएंगे, तो आयात कीमत बढ़ने पर क्या होंगे, महंगे होंगे, तो लिखिए आयात महंगा हो जाएगा। अब देखिए अगर दोस्तों आयात महंगा हो जाएगा, जो आज तक दोस्तों हम बाहर से माल मंगा रहे थे वो मान लेते हैं अभी दोस्तों हम 100 रुपए का माल मंगा रहे थे, ठीक है, अभी दोस्तों उसी को मंगाने में हमें जो है 200 रुपए देने पड़ेंगे, तो हमारा आयात महंगा हो गया, मतलब दोस्तों हमारा जो एक्सपेंडिचर व्यय है, पहले हम 100 रुपए दे रहे थे, अब हमें वो कितना देना पड़ेगा, 200 रुपए देना पड़ेगा, तो हमारा व्यय अधिक हो जाएगा, तो हमारा जो व्यय जो है एक्सपेंडिचर जो है हमारा एक्सपेंडिचर जो होगा वो महंगा हो जाएगा। और ये शनो तो हमारा जो एक्सपेंडिचर व्यय होगा वो महंगा हो जाएगा। तो आयात अगर दोस्तों इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो आयात महंगे होंगे हमारे यहाँ पर, आयात महंगे होंगे तो हमारा जो एक्सपेंडिचर जो है सो व्यय जो है हमारा महंगा हो जाएगा, ये आपको ध्यान है, ठीक है। मतलब हमें दोस्तों अधिक मुद्रा देनी पड़ेगी उसी माल को मंगाने के लिए। और वही दोस्तों अगर अगर दोस्तों इन्फ्लेशन है, अगर दोस्तों महंगाई है, तो हमारा जो एक्सपोर्ट जो है सस्ता हो जाएगा। अब सोचिए दोस्तों, आप सोचिए ये भारत है, इस भारत के अंदर दोस्तों इस भारत से हम माल बेचते हैं हमारा, ठीक है, हम मान लो हम 5 जो है 5 मोबाइल बेचते हैं पहले, और इसके एवज में हम जो है 1 लाख रुपए लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, हम पहले 5 मोबाइल भेज रहे हैं और इसके एवज में हमारे पास 1 लाख रुपए दोस्तों आ रहे हैं। मान लो हम यूएसए भेज रहे हैं, ठीक है, हम यूएसए भेज रहे हैं, यहाँ दोस्तों आप मान लीजिए $1 जो है उसकी प्राइस 100 रुपए मान लीजिए, ठीक है। तो वो दोस्तों हमको जो है इसके बदले में हमको $500 देने वाला है, तो हमारे 1 लाख रुपए हो, 100 देने वाला है तो हमारे 1 लाख रुपए हो जाएंगे। जैसे ना दोस्तों $100 हमें तो देगा वो आपके, तो सॉरी 1000 देने वाला, ठीक है, $1000 देगा हमें तो हमारे 1 लाख रुपए हो जाएंगे, ठीक बात है। अब देखिए दोस्तों कुछ समय बाद ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर महंगाई होती है, और उस महंगाई होने पर मैंने पहले कहा आपसे हमारी मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी, मैंने पहले कहा दोस्तों हमारी जो मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमारी जो मुद्रा है जो रुपया जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब दोस्तों पहले इस यूएसए को $1 में 100 रुपए मिल रहे थे, पर अब दोस्तों यही यूएसए जो आपके जो हमारा रुपया है उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, $1 में 120 रुपए मिलने वाले, इसको रुपया की वैल्यू कमजोर हुई है, पहले 100 रुपए के बदले में हमको $1 मिल रहा था, अब हमको 120 रुपए देने पड़ेंगे, तब दोस्तों हमें ये मिलने वाला है। तो दोस्तों इसको पहले इतना देना पड़ रहा था, इस कंडीशन में दोस्तों इसको आपके इतना ही देना पड़ेगा, काउंट कर लो, मतलब कुछ आपके 8.5 मान लो, 850 मान लो, इतना देना पड़ेगा इसको। मतलब दोस्तों अगर इन्फ्लेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारी मुद्रा की वैल्यू कमजोर हो जाएगी, मुद्रा की वैल्यू कमजोर होने के कारण जो हमारा निर्यात है सस्ता हो जाएगा, हमको इससे दोस्तों नुकसान होने वाला है। पहले हमारे पास इतना डॉलर आ रहा था $1000, अब दोस्तों हमारे पास में $8.5 आने वाला है, तो हमारा क्या होगा, हमारा नुकसान होने वाला है, इसमें हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है उसकी प्राप्ति कम हो जाएगी। तो लिख लीजिए आप, अगर पूछे आपसे यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रभाव क्या पड़ेगा आपके, सस्ता होगा, देखिए रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी, रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी और हमें विदेशी मुद्रा जो है इसकी प्राप्ति कम होगी,
शायद समझ चुके होंगे आप क्यों होगा आपके, क्योंकि दोस्तों इन्फ्लेशन होने पर हमारे रुपए की वैल्यू कमजोर होगी। पहले अमेरिका वाले को अगर दोस्तों हमें $1 चाहिए अमेरिका वालों से, तो हम पहले ₹100 दे रहे थे, पर अब दोस्तों हमारी मुद्रा की वैल्यू कमजोर हो चुकी है, रुपए की वैल्यू कमजोर हो चुकी है, इसलिए दोस्तों अब हमें 1 के बदले में 120 देना पड़ रहा है उसको। हम 120 दे रहे हैं, तो हमें आपके 1 लाख के बदले में केवल दोस्तों 850 के आस-पास डॉलर हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो पहले 1000 मिल रहे थे, अब 850 ही मिल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर नुकसान हो गया है, तो हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कम होगी। तो इन्फ्लेशन से आयात महंगा होगा, हमारा व्यय एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। आपके एक्सपोर्ट जो है हमारा वो सस्ता हो जाएगा दोस्तों, आपके रुपए की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, आपको ध्यान, ठीक है। एक्सपोर्ट सस्ता होना ये हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि ये हम कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, ये सस्ता होना हमारे लिए नुकसान है, ठीक है। इंपोर्ट महंगा होना हमारे लिए नुकसान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इन्फ्लेशन का कैसे कंट्रोल करना है, इसका मापन कैसे करते हैं, ये कल हम पढ़ने वाले और कल ही दोस्तों मैं आपको जो गरीबी बेरोजगारी वहां ले जाऊंगा, ये भी शुरू कर देंगे, ठीक है। कल शुक्रवार है, तो कल हम इन्फ्लेशन शुरू के 1 घंटे में 15 मिनट में कवर कर दूंगा। सर बारिश हो रही है, छोड़ दो, चलो छोड़ दें। तो कल इन्फ्लेशन को पूरा करके थोड़ा बहुत बच गया, बाकी उसके बाद में कल हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक, ठीक है। ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको, और फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे मुलाकात आपसे होने वाली है, यहीं पर यूट्यूब के ऊपर मुलाकात होगी 6 बजे करंट अफेयर्स वाली क्लास में। मैदान से मैं साइंस शुरू कर दी है मैंने, 10 दिन आपकी साइंस चलने वाली, ठीक है। आज पहला एपिसोड आ चुका है। जय हिंद, थैंक यू।